हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए कक्षा 11 के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। देखिए, आज आपका इसी क्रम में आज यहाँ पर आपका जो अध्याय 9वां है। यहाँ पर हम संविधान एक जीवंत दस्तावेज के बारे में जानेंगे। यानी कि हम यहाँ पर देखेंगे क्या वास्तव में हमारा संविधान कि केवल कोई लिखित या फिर जड़ मात्र वस्तु नहीं है, बल्कि एक जीवंत दस्तावेज है। और वो क्यों है, तो वो सब बातें हम इस अध्याय में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, चैप्टर स्टार्ट यहाँ पर हो रहा है आपका, और हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट ये उठा रहे हैं कि यहाँ पर आपने देखा कि चैप्टर की स्टार्टिंग में जो आपका चैप्टर का टाइटल है वहाँ पर ये लिखा गया है जीवंत दस्तावेज। यानी जीवंत क्यों बोला गया है? देखिए, ऑब्वियस सी बात है, कोई व्यक्ति जब जीवित होता है यानी सजीव होता है तो उसमें उसके यानी कि परिवर्तन भी आते हैं। सजीव कोई भी वस्तु सजीव जब होती है उसमें परिवर्तन भी आते हैं। प्रारंभिक अवस्था आती है, मध्यावस्था या फिर अंतिम अवस्था भी आती है। यानी इसमें परिवर्तनों का दौर एक जारी रहता है। यानी कि हम सब जानते हैं कि सजीव वस्तुओं में एक परिवर्तनों का दौर जारी रहता है। तो वैसे ही संविधान में ऐसा नहीं है कि संविधान में जो बातें एक बार को लिख दी गई हैं वो कभी परिवर्तित नहीं हो सकती, वो भी परिवर्तित होती हैं समय के अकॉर्डिंग, समय की मांग के अकॉर्डिंग, या फिर ऐसा कोई राजनीतिक माहौल क्रिएट हो रहा है जिसमें लगता है कि जो बातें लिखी हुई हैं वो यहाँ पर अभी बिल्कुल प्रभावी नहीं हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें बदला जा सकता है। तो जो चीज हम बदल सकते हैं तो उसे हमने क्या नाम दे दिया, इसी वजह से जीवंत दस्तावेज। अब मान लीजिए संविधान में ऐसी बातें लिखी होती जिन्हें हम कभी बदल ही ना सकते, तो क्या हो जाता है, एक वो जड़वत, यानी जड़वत का मतलब आप जानते होंगे, जो बिल्कुल यानी कि जड़ रहे, जिसे हम कभी चेंज ना कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा संविधान जो है, संविधान निर्माताओं के माइंड में ये बात तभी थी जब जब बन रहा था, तभी उसी समय ये बात इनके माइंड में थी कि भाई जो चीज़ें आज हम यहाँ पर रख रहे हैं हो सकता है उनमें चेंजेस की जरूरत पड़े, हो सकता है उनमें कुछ चीज़ें ऐड भी करनी पड़े, हो सकता है कुछ चीज़ें हटानी भी पड़े। यानी कि तब संविधान जो बनाया गया था वो उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए तैयार किया गया था। लेकिन हमारे संविधान निर्माता चूंकि इतने ज़्यादा दूरदर्शी थे, उन्होंने इतना ज़्यादा विचार विमर्श किया था अपने साथ के जो सदस्यों के साथ, उन्होंने इस बात पहले ही भांप ली थी कि भाई भविष्य में भी ऐसी जरूरतें पड़ेंगी जिसके अकॉर्डिंग हमारा संविधान हमें चेंज करना पड़ेगा। यानी हमारे संविधान में कुछ उपबंध जो वगैरह हैं उन्हें चेंज करने पड़ेंगे। तो वही सब प्रावधान इसमें रखे हैं। तो इसलिए हमारे संविधान को एक जीवंत दस्तावेज की संज्ञा दी गई है। पहली बात ये जान लीजिए। ठीक है, ये चैप्टर का आपने जो टाइटल है वो आपने यहाँ पर जान लिया। अब बात करते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग चैप्टर की जो होती है कि क्या संविधान अपरिवर्तनीय है, यानी क्या संविधान में परिवर्तन कभी नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग ये बात तो आप जानते ही हैं कि परिस्थितिगत बदलाव हों या फिर सामाजिक परिवर्तन, और कई बार विभिन्न राष्ट्रों ने ऐसे बदलावों को देखते हुए कई बार जो है राष्ट्रों ने दोबारा संविधान तैयार किया है। इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है सोवियत संघ वाला। सोवियत संघ ने 74 ईयर के दौरान अपना 4 बार संविधान बदला, 1918 में, 1924 में, 1936 में, 1977 में। लेकिन 1991 में वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन समाप्त हो गया, और इसी के साथ आपको पता होगा जो सोवियत गणराज्य था, सोवियत संघ था, वो भी बिखर गया। और ऐसे करके वहां पे 1993 में एक नया संविधान लिखा गया। ठीक है, यानी यहां पर ऐसे करके आप देखेंगे 4 बार के बाद 5वीं बार संविधान यहां पर अंगीकार किया गया, जो कि अब तक चल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ आपको पता होगा कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, और पूरी तरह से जो लागू किया गया फॉर्मल रूप से वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से लेकर अब तक, यानी कि यहाँ पर 2019 का टाइम दिया है, 69 वर्ष का, 2020 तक अगर आप लगाएंगे तो 70 साल हो जाएंगे। तो तब से लेकर आज तक हमारा संविधान लगातार काम कर रहा है। यानी हमें ऐसी जरूरत नहीं पड़ी है कि भाई पुराना संविधान बिल्कुल बेकार हो गया, इसे उठा के फेंक दो, नया बना लो। ऐसी जरूरत हमारे यहाँ तो पड़ी नहीं है, ना ही हमारे यहाँ ऐसी कोई जो कह सकते हैं सिचुएशन क्रिएट हुई है। जबकि अन्य देशों में आप देखेंगे वहां पर सिचुएशन यही क्रिएट हुई है कि पुराना संविधान उन्होंने बिल्कुल उठा के फेंक दिया है और नया तैयार करवाया है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी स्थिति क्रिएट नहीं हुई है। आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ ऐसी स्थिति क्रिएट हो ही नहीं पाई है कि जैसे हमें एक नया संविधान बनाना पड़े, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं की जो बात बताई गई है कि भाई पहली बात वो दूरदर्शी थे। यानी कि उन्होंने इस बात का अनुमान पहले लगा लिया था कि भाई जरूर भविष्य में आने वाले समय में ऐसी जरूरतें पड़ेंगी, ऐसी यहाँ पर परिस्थितियां क्रिएट होंगी। तो जिन परिस्थितियों में संविधान को जो है यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर बनाया जाए ताकि वहां पर मॉडिफाई किया जाए। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें लिखी गई हैं कि संविधान की बनावट हमारे देश की परिस्थितियों के अनुकूल। ठीक है, तो यहाँ पर यही सब चीज़ें बताई गई हैं जो मैंने आपको पहले व्याख्या दे दी है कि दूरदर्शी थे, इस वजह से ये सब चीज़ें डिसीजन लिया गया। तो आपने यहाँ पर ये लिख लिया है। ऐसे ही यहाँ पर फ्रांस के बारे में बताया गया है। आपको पता होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन है 1789 में हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन सबसे पहले वहीं से हुआ था, और वहां पर 200 सालों के दौरान जो है यहाँ पर बताया गया कैसे कैसे संविधान तैयार हुआ है।
आपको पता होगा कि नेपोलियन के शासनकाल में वहाँ जो संविधान चल रहा था वो 1793 वाला संविधान था। तो बाद में आगे बताया गया पहला संविधान जो है यहाँ पे 1793 में बन के तैयार हुआ है। उसके बाद 1848 में दूसरा संविधान यहाँ पर बना है। उसके बाद बताया गया है कि भाई तीसरा संविधान यहाँ पर बताया गया है 1875 में बना है। चौथा संविधान यहाँ पर 1946 में बना है और एंड में पांचवा जो अभी तक चल रहा है वो 1958 में बना है। देखिए ऐसा इसलिए होता है कि काफ़ी बार क्या होता है, जैसे आपने नेपाल के संदर्भ में सुना, नेपाल के बारे में जाना कि मान लीजिए कोई ऐसा शासक आ जाए या ऐसी कोई सरकार आ जाए जो ऐसा कुछ करे कि जो उसकी पार्टी का केवल भला सोचे, तो वहाँ पर क्या करेगा, वो संविधान को पूरा जो है उखाड़ के फेंक देगा और अपने अकॉर्डिंग संविधान लिखेगा। लेकिन हमारे भारत में ऐसी स्थिति नहीं क्रिएट हो सकती है, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने इस तरह के उपबंध पहले से ही रख दिए हैं संविधान में कि कोई भी यहाँ पर सत्तारूढ़ पार्टी है वो अपनी मनमर्जी नहीं चला सकती है। ये बात आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए और अभी आपको इस बात का एहसास भी हो जाएगा कि किस तरह से हमारा संविधान कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर कि भाई बताया गया कि हमारे संविधान में ये बात तो बिल्कुल एक्सेप्ट की गई कि भाई समय की जरूरत के अकॉर्डिंग यहाँ पे संशोधन किए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि भाई संविधान के व्यवहारिक कामकाज में इस बात की पर्याप्त गुंजाइश रहती है कि किसी संवैधानिक बात की एक से ज़्यादा व्याख्याएं हो सकें। यानी कि अगर आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि मान लीजिए संविधान की कोई व्याख्या अगर करनी होती है तो अंतिम व्याख्या किसकी मानी जाती है, सुप्रीम कोर्ट की मानी जाती है। यानी किसी व्याख्या को लेकर मतभेद क्रिएट होता है कि मान लीजिए किसी उपबंध में ये बात लिखी हुई है और वो बात कभी कभी क्या होता है, छोटे मोटे शब्द हैं, कॉमा वगैरह है, या फिर कोई ऐसा शब्द है जो कि दो अर्थी है, दो अर्थ में उसका अर्थ निकाल रहा है, तो तब वहां पर अंतिम व्याख्याकार कौन होता है, हमारा यहाँ पर अदालत होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया गया है कि हमारा संविधान तो लचीला है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर परिपक्वता लचीलेपन का यहाँ पे परिचय दे रहा है। यानी कि हम यहाँ पर हमारा संविधान कानूनों की बंद और जड़ किताब नहीं बनकर एक जीवन दस्तावेज है। यानी कि इंपॉर्टेंट बात यह है, समय की मांग के अकॉर्डिंग हमारा संविधान परिवर्तनीय है, यानी हम परिवर्तन कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर आप इतनी जान लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि भाई यह तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि खास वक्त समाज जिन समस्याओं का जो है उस समय सामना कर रहा था, तो उनकी समाधान करने की झलक जो है संविधान में दिखाई देती है। यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, आपको पता होगा एक गंभीर, आपको पता है, विभाजन हमने झेला और विभाजन के दौरान हमने एक जो है सबसे बड़ी बात है एक हिंसा झेली। हिंसा में 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। तो उस समय संविधान निर्माताओं के माइंड में एक बात तो स्पष्ट थी कि भाई यहाँ पर केंद्र सशक्त रखा जाए। तो उस समय आप देखेंगे कि भाई केंद्र को सशक्त रखा गया है और आने वाले 4 चुनावों तक आपने ये भी देखा था कांग्रेस की सरकार रही है, तो उस समय केंद्र जो है बिल्कुल सशक्त रहा है। लेकिन 1987 के बाद जो है स्थिति जो है चेंजेस हुई है। स्थिति चेंज जब यहाँ पर ये हुई है कि 1987 से लेकर यहाँ पर 1999 तक कोई स्थिर सरकार नहीं रही है, सरकारें आती जाती रही हैं, गठबंधन वाली सरकारें बनी हैं। तब वहाँ पर जो है जो राज्य वाली प्रांतीय सरकारें थी, प्रांतीय स्तर के जो नेता वगैरह थे, उनका महत्व बढ़ा है। तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई देता है, यानी कि हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था जो अपनाई गई है। देखिए यहाँ पर आज आप समझ लीजिए, आपने अब तक जो 8 चैप्टर पढ़े हैं, 8 चैप्टरों के जो मैंने वहाँ पर पॉइंट आप क्लियर कर चुके हैं, जो आपने तथ्य वहाँ पर क्लियर कर लिए, उनका मैं यहाँ पे प्रयोग केवल करूंगा, उनके बारे में व्याख्या नहीं दूंगा। यह संघीय व्यवस्था क्या है आपको पढ़ा चुका हूँ मैं ऑलरेडी, जैसे आपने कल भी देखा। ठीक है, तो हम यहाँ पर उन चीज़ों को यहाँ पे करेंगे, डिस्कस करेंगे, उनकी पूरी व्याख्या मैं नहीं दूंगा जो पिछली बार में मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आपने ये सब चीज़ें देखी कैसे हमारे यहाँ बदलाव आए, तो हमें ये सब देखने को मिलता है। यानी ऐसा नहीं है कि हमारे संविधान का जो झुकाव है वो हमेशा एक तरफ ही बना रहा है। यानी समय के साथ संविधान हमारा परिवर्तन भी हुआ है और हमने झुकाव देखे भी हैं। शुरुआत में झुकाव जो थे जो हमारे यहाँ किसकी तरफ थे, सशक्त केंद्र की तरफ थे, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे सत्ता परिवर्तन हुआ है वैसे वैसे यहाँ पर झुकाव जो है आपने देखा होगा स्थानीय सरकारें भी बनी है। बाद में 74वां संविधान संशोधन करके स्थानीय सरकारों की स्थापना भी करवाई गई है, ताकि स्थानीय स्तर पर भी लोग जो है लोकतंत्र में सहभागिता निभा पाएं। तो ये सब चीज़ें आपने देखी हैं। ठीक है, यानी समय की जरूरत के अकॉर्डिंग, समय की मांग के अकॉर्डिंग, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ संविधान में संशोधन किए गए हैं। तो यहाँ पर आपने ये बात क्लियर कर ली कि हमारा संविधान कोई जड़ वस्तु नहीं है या अपरिवर्तनीय दस्तावेज बिल्कुल नहीं है। यानी कि संविधान की रचना किसने की है, मनुष्य करने की है, और इस नाते हमेशा संशोधन, बदलाव, पुनर्विचार की इसमें गुंजाइश रहती है। यानी संविधान बनाया ही इसलिए गया है कि लोगों की जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, इनका ही प्रतिबिंबित करता है। यानी आपका संविधान समाज की इच्छाओं को, उनकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। ये हमें बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि संविधान समाज का लोकतांत्रिक ढंग से चलाने का एक ढांचा भी है। नहीं, वास्तव में हमारा समाज कैसे चलेगा, समाज के तौर तरीके क्या रहेंगे, ये तय करने वाला ही संविधान है।
तो यहाँ हकीकत यही है कि संविधान में वही बातें निहित की गई हैं जो वर्तमान समाज की वर्तमान समाज की जो है अवधारणाओं, आकांक्षाओं को जो है कह सकते हैं प्रतिबिंबित करती हैं या उन्हें जो है प्रतिपुष्टि करती हैं उनकी, उन्हीं वार्ताओं को यहाँ पर रखा गया है। तो वो बातें आपने यहाँ पर सब देख ली, यही कहानी सब बताई गई है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि भारतीय संविधान निर्माताओं के माइंड में बात पहले से थी कि संतुलन कैसे क्रिएट किया जाए, कैसे संविधान में इस तरह से इसकी रखा जाए कि समय के साथ साथ इसमें संशोधन भी किए जाएं, लेकिन ऐसा ना हो कि भाई कोई व्यक्ति ऐसा आ जाए सत्तारूढ़ पार्टी में जो अपने अकॉर्डिंग संशोधन कर ले या अपने अकॉर्डिंग संविधान का पूरा अपने अकॉर्डिंग फायदा उठा ले, ऐसा भी ना हो। ये बात हमारे संविधान निर्माताओं के माइंड में ऑलरेडी थी कि मान लीजिए कोई एक पार्टी हुई, अब उन्हें संविधान संशोधन की ताकत कहीं किसी केवल और केवल संसद के अधीन रखती, तो कहीं ऐसा ना हो जाए संसद में किसी एक पार्टी का बहुमत हो और वो अपने अकॉर्डिंग जो संविधान को संशोधित कर दे। तो उसके लिए प्रावधान बनाए गए। इस संशोधन की प्रक्रिया को भी हमने यहाँ पर 3 तरह से रखा। यानी आपने देखा सामान्य जो है यहाँ पर फिर हमने विशेष बहुमत से है, फिर राज्यों का विशेष बहुमत वाला है, तो ऐसे करके प्रावधान भी हमने रखे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर वही है संतुलन पैदा करने की, यानी संविधान में बताया कि संविधान को सामान्य कानून से ऊंचा दर्जा दिया गया ताकि उसे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई आने वाली जो पीढ़ियां हैं सम्मान की दृष्टि से देखें। यानी कि यहाँ पे संविधान को हमने दर्जा किसे दिया है, सामान्य कानून से ऊंचा दर्जा दिया है। यानी हमारा वास्तव में हमारी देश की जो कहा जाए जो पवित्र पुस्तक हम बोल सकते हैं वो हमारा संविधान ही है। यानी अगर हम ऑफिशियली बोलें तो हमारे देश की सबसे पवित्र पुस्तक की संज्ञा जो दी जाती है वो हमारा संविधान ही है। तो यही संविधान के अकॉर्डिंग हमारा देश चलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे यहाँ की जो पीढ़ियाँ हैं, यानी जो देश में रहने वाले लोग हैं, वो संविधान का आदर करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। और यहाँ पे बताया गया है कि भाई संविधान में निर्माण की प्रक्रिया के दौरान ये भी था कि बहुत सारी बातों से सब लोग सहमत नहीं थे, सबकी राय अपने अलग अलग मुद्दों पर अलग राय थी। जैसे आपको पता होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर की राय जो है दलित और वंचित वर्ग के प्रति जो है थी, आपको पता है ये बात। तो उन्होंने दलित और वंचित वर्ग की पैरोकारी भी की, वहाँ पर जबरदस्त तरीके से पैरोकारी की, और उन्हीं का परिणाम ये है कि दलित वंचित वर्ग के लिए कुछ यहाँ पर उपबंध, खास उपबंध रखे भी गए हैं जो उनको जो है एक कह सकते हैं बहुलतावादी समाज से उनकी रक्षा भी कर रहे हैं। तो आपने ये सब चीज़ें देखी हैं। तो हो सकता है समय के अकॉर्डिंग लोग इनसे सहमत हों या ना हों, लेकिन यहाँ पर भाई ये बात आप सब जानते थे कि समाज में किसी मत विशेष की ओर ज़्यादा आकृष्ट होगा। यानी मैं बताया जब समाज किसी मत विशेष की ओर ज़्यादा आकृष्ट होगा तब संविधान के प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जाएगी। ऑब्वियस सी बात है। यानी जब संविधान में लगता है किसी बात को लेकर यहाँ पर कोई एक समर्थन बन जाता है कि भाई ये चीज़ होनी ही चाहिए, तो ऐसे में संविधान संशोधन एक लाजमी बन जाता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आती है कि भाई संविधान को तो पवित्र दस्तावेज मानना चाहिए समय के साथ साथ क्या है, माने आने वाली पीढ़ियाँ भी हमारी संविधान को जो है एक पवित्र दस्तावेज के तौर पर सम्मान की दृष्टि से देखें। दूसरी बात जो है लचीला भी बनाया गया है कि समय समय पर उसमें यथोचित बदलाव भी किए जा सकें। ये बात यहाँ पर आपने देख ली। आगे बढ़ते हैं। आपके यहाँ संविधान संशोधन का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368 है, ठीक है। संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के द्वारा इस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में नए उपबंध ऐड कर सकती है या फिर पहले से उपबंधों को हटा भी सकती है या बदल सकती है अनुच्छेद 368 के तहत। लेकिन यहाँ पे संविधान निर्माताओं ने ये बात तय कर दी कि कौन से उपबंध चेंज किए जाएंगे, कौन से उपबंध 368 के तहत चेंज नहीं किए जाएंगे। ये बात इसके उपबंध बता रहे हैं। यानी अनुच्छेद 368 के जो आर्टिकल है इसके सब आर्टिकल्स बता रहे हैं। यानी अनुच्छेद 368 आपने पढ़ लिया केवल। देखिए मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। काफ़ी सारे बच्चे मुझे कमेंट करके कहते हैं कि सर यहाँ पे बताया गया है कि भाई ये इस तरह से होना चाहिए, लेकिन वहीं ये बता दिया गया। देखिए रीजन क्या है कि आप केवल और केवल संविधान नहीं पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पर। रीजन आप जानिए, आप पूरा संविधान नहीं पढ़ रहे हैं, आप राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं। और राज व्यवस्था में आप संविधान की एक झलक देख रहे हैं। पूरा संविधान अगर आप पढ़ेंगे, यानी वकीलों की तरह, जैसे आप अगर वकीलों वगैरह यानी जो वकील वगैरह की वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं उनकी अगर किताबें उठा के देखेंगे तो वहां पर पूरी उनकी किताबें, यानी एक आर्टिकल के अंदर कौन कौन से सब आर्टिकल्स हैं, सब आर्टिकल के कौन कौन से प्रावधान है, पूरा डिफाइन है। आप उतना डीपली नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अनुच्छेद 368 में यहाँ पे प्रक्रिया बता तो दी गई है। जैसे कुछ बच्चे कमेंट कर देते हैं जल्दबाजी में कि सर इसमें कहा गया है, फिर ये कैसे हो गया। इन्हीं में ही सब आर्टिकल बने हुए हैं, इन्हीं में ही उपबंध बनाए गए हैं कि कौन कौन सी चीजें इसके तहत जो है यहाँ पर चेंज की जा सकती हैं, कौन कौन से प्रावधान इसके तहत बदले जा सकते हैं, कौन कौन से नहीं बदले जा सकते हैं। तो ये इसी में ही यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो यहाँ पर बताया गया कि भाई हमारे संविधान निर्माता जो है संविधान को संतुलित दस्तावेज बनाने के पक्षधर में थे। यानी कि पहली बात तो यह है कि ये लचीला होना चाहिए,
ठीक है, लेकिन समय पड़ने पर कठोर भी होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि भाई लचीला हो तो हर कोई आके परिवर्तन कर दे, ऐसा बिल्कुल ना हो। नहीं, जरूरत पड़ने पर इसे कठोर भी हो जाना चाहिए। यानी अनावश्यक परिवर्तनों के प्रति ये सख्त रवैया इसे अपनाना चाहिए। यानी अनावश्यक का मतलब क्या है कि भाई सरकारें चेंज हो रही हैं, सरकारें अपनी मनमर्जी से संविधान में संशोधन कर रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना हो। जब जरूरत पड़े तभी ऐसा हो, ठीक है। तो इस बात के प्रति वो संविधान में इन्होंने लचीलापन भी लेकर आए हैं और कठोरता भी लेकर आए हैं। दोनों ही तत्वों का इन्होंने समावेश किया है। यानी यहाँ पर हमें लचीलापन और कठोरता दोनों ही पक्षों का हमें समावेश देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए इन्होंने किया था, आपको मैंने फिर से बता दे रहा हूँ, संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जैसे आपका फंडामेंटल राइट्स हैं, नहीं मौलिक अधिकार हैं, ये बात आप जानते हैं। तो मौलिक अधिकारों को हो सकता है कोई सरकार ऐसी आए जो ये चाहे कि भाई मौलिक अधिकारों को खत्म कर दिया जाए, ये तो व्यर्थ के अधिकार हैं, बेकार में हमें देने पड़ रहे हैं, इनसे हमारी जवाबदेहिता जो ज़्यादा बढ़ रही है, सरकार के प्रति जवाबदेहिता की दृष्टि से लोग ज़्यादा देख रहे हैं। कोई सरकार चाहे इन्हें खत्म करना चाहे, मौलिक अधिकार खत्म नहीं हो सकते हैं। पहली बात आप जान लीजिए, 368 के तहत उन्हें हटाना चाहे, बदलना चाहे, नहीं बदल सकती है, ठीक है। तो क्योंकि मूल ढांचा है वो, और जो है इस बात को आपको पता भी होगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तय कर दिया, मूल ढांचा है वो। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है जो वास्तव में विशिष्ट उपबंध हैं, कुछ ऐसे ऐसे मौलिक अधिकार जैसे हैं, कुछ और भी उपबंध हैं, या फिर राज्यों की शक्तियों के संदर्भ में, या फिर राज्यों की जो राज्य सूची वाले विषयों के संदर्भ में, तो वहां पर राज्यों की अनुमति भी लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि संसद से केवल कोई बिल पारित हो जाए, संसद से कोई हमने बिल पारित करवा लिया तो उससे ही हो गया, नहीं, वहां पर राज्यों की अनुमति भी लेनी पड़ेगी। तो वही सब बताया गया है, ठीक है। तो संविधान निर्माताओं के माइंड में बात तो थी कि हम संविधान जो बना रहे हैं पूरी तरह से दोष मुक्त नहीं हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। यानी कोई भी चीज़ सही, ऐसा नहीं है कोई भी चीज़, यानी मैं भी पढ़ा रहा हूँ, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि मैं आइडियल हूँ, यानी मैं आदर्श हूँ, आदर्श नहीं हो सकता है मेरी भी कुछ कमियाँ हों, शायद सबको कमियाँ, किसी को समझ में आ जाए कमियाँ, किसी को जो है वो कमियाँ पहले ही फोकस कर ले, या किसी को समझ में नहीं आए, तो मैं भी आदर्श नहीं हूँ। तो कोई चीज़ हो सही, चाहे आप सही, कोई व्यक्ति सही, या कोई भी पुस्तक सही, आदर्श नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर वही है कि यहाँ पर हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा स्वरूप प्रदान किया है कि त्रुटियां जो हैं उनका आसानी से निवारण किया जाए। यहाँ पे बताया गया है कि संविधान के कुछ प्रावधानों का स्वरूप अस्थायी था, तो इनके बारे में राय अपनाई गई थी कि नई संसद का गठन होने पर ये प्रावधान हटा लिए जाएंगे। कुछ प्रावधान यहाँ पे अस्थायी तौर पर रखे गए थे। और यहाँ पर आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ संविधान में एक संघीय राज्य व्यवस्था बनाने के पक्ष में था। यानी यहाँ पर केंद्र में, यानी सशक्त केंद्र होगा और उसका राज्यों के साथ जुड़ाव होगा, ये बात आपको पता है। तो यहाँ पर इसलिए हमने ऐसे इसमें प्रावधान किए गए थे कि राज्यों की शक्तियों को उनकी सहमति के बिना नहीं हटाया जा सकेगा। यानी हमने ये सब चीज़ें पहले देख ली थी कि राज्यों की शक्तियाँ हैं तो उनकी राज्यों की सहमति के बिना उन्हें हम कम नहीं कर सकते हैं। और कुछ पक्ष इसके केंद्रीय महत्व के थे, ठीक है। तो निर्माता उन्हें संशोधन के दायरे से बाहर रखना चाहते थे। यानी हमारे संविधान निर्माताओं ने ही स्टार्टिंग में डिसाइड कर लिया है कि कौन कौन से पक्ष जो है अनुच्छेद 368 के तहत परिवर्तनीय है और कौन कौन से पक्ष जो है अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर हैं। ये पहले ही बात उन्होंने क्लियर कर दी थी, ठीक है। ये बात आप यहाँ पर जान लीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया एक तो संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर है, यानी कि अनुच्छेद 368 में प्रक्रिया निर्दिष्ट उसके अनुसार है। दूसरी है संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के आधार पर, 368 में ही बढ़ देते हैं। विशेष बहुमत में कुल राज्यों की विशेष बहुमत एक तो चाहिए, फिर कुल राज्यों की आधी विधायिका हैं, अनुच्छेद 368 में ये भी प्रावधान बढ़ देते हैं। तो 3 तरह से बताया गया है संसद में संशोधन, ठीक है। यानी ये सामान्य बहुमत के आधार पर कोई सामान्य हमें कानून लेकर आना है, कोई सामान्य सी बात है, तो हमें संसद में सामान्य बहुमत है उससे हमें पारित हो गया। दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत चाहिए। विशेष बहुमत का मतलब ये है कि भाई यहाँ पर जो प्रेजेंट लोग हैं उनका यहाँ पे बहुमत चाहिए, प्रेजेंट लोगों में, ठीक है। तो वो बताया गया है। देखिए यहाँ पर कुछ उपबंध और हैं, यानी कुछ उपबंध और हैं यहाँ पर। उन उपबंधों में जो चेंजेस है वो 368 के तहत नहीं किए जाते हैं, वो उनमें अपने आप ये चीज़ वर्णित की गई है। जैसे अनुच्छेद 2 में ये बात कही गई है कि संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है। विधि का मतलब क्या है? कानून बनाकर। संसद 3 में, अनुच्छेद 3 में ये बात कही गई है, संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है, कानून बनाकर, ठीक है। तो यहाँ पर कानून बनाकर ये बात कही गई है। तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई इन दोनों में जो संशोधन है, यानी कि ये जो इन दोनों जो आर्टिकल्स हैं, इन दोनों आर्टिकल्स के तहत हम यहाँ पर या तो कोई राज्य क्षेत्र जोड़ेंगे या फिर कोई क्षेत्र हम यहाँ पर उसका नाम परिवर्तन करेंगे या फिर क्षेत्र में जो क्षेत्रफल वगैरह बढ़ाएंगे, तो उसके लिए हमें संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात आप जान लीजिए। यानी कि हमारे जो अनुच्छेद 2 और 3 के अकॉर्डिंग हम कोई संशोधन कर रहे हैं तो उनके लिए जरूरी नहीं है कि हमें संविधान चेंज करना पड़े। ये बात ये स्वयं इन अनुच्छेदों में लिखी हुई है, ठीक है। और यही बात ऊपर दोहराई गई है, यानी कि इन दोनों अनुच्छेदों में विधि द्वारा शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी कि इसका मतलब यही है कि संसद इन अनुच्छेदों में अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया को अपनाए बिना ही संशोधन कर सकती है, क्योंकि ऐसा इन अनुच्छेदों में खुद कह दिया गया है, ठीक है।
यानी कि यहाँ पर इन अनुच्छेदों में खुद ही ये बात कह दी गई है, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हमें संविधान संशोधन करना पड़े। ठीक है, यानी कि ये बात आप सभी को पता है, हमारे संविधान निर्माताओं को पता थी, क्योंकि हमारा देश उस समय आज़ाद हुआ था और 500 से ज़्यादा छोटी छोटी रियासतें थी, उनका विलय हुआ था। ये भी बात मालूम थी कि समय के साथ साथ और भी ऐसी रियासतें हैं आसपास इर्द गिर्द मौजूद, वो भी विलय करेंगी। तो यहाँ पे उसी समय अगर मान लीजिए स्ट्रिक्ट प्रावधान रख देते तो ऐसे नए राज्यों का विलय नहीं हो पाता, नई रियासतों का विलय नहीं हो पाता, क्योंकि उस समय राज्य वगैरह जो थे बना दिए गए थे जल्दबाजी में। आपने देखा होगा बाद में कुछ बड़े बड़े राज्यों का विभाजन भी किया गया था। ठीक है, तो उस वजह से यहाँ पर ये हमने जो अनुच्छेद इसे जो संविधान संशोधन के दायरे से बाहर रखा और यहाँ पर हमने इन्हीं आर्टिकल्स में ये यहाँ पर उपबंध ऐड कर दिए, ताकि जरूरत पड़ने पर हम इन्हीं आर्टिकल्स की सहायता लेकर आराम से चेंजेस कर दें। हम यहाँ पे संविधान संशोधन जैसी जटिल प्रक्रिया का पालन न करना पड़े हमें। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये प्रक्रिया यहाँ पर ये रख दी गई है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और 2 तरीके और बताए गए हैं, यानी एक तरीके के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन की बात कही गई है। ठीक है, और दूसरा तरीका जो है ज़्यादा कठोर है। ज़्यादा कठोर में क्या है, संसद में विशेष बहुमत से तो पारित होना ही होना चाहिए। राज्य विधानसभाओं की आधी संख्या, यानी आपके जितने राज्य हैं 28 राज्य हैं, 28 में से 15 राज्य इस बात को पारित कर दें। ठीक है, और उसके अलावा संसद में विशेष बहुमत से पारित हो जाए तो कोई चीज़ पारित मानी जाएगी। तो ऐसे करके यहाँ पर हमारे यहाँ प्रावधान रखे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा आप ये जान लीजिए, संसद के अलावा संसद की कोई भी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे बताया गया यहाँ पर देखिए, आप जान लीजिए, संसद के अलावा संसद का कोई अन्य निकाय का मतलब क्या है, संसद की और भी बॉडीज हैं, तो वो संसद की संविधान संशोधन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ये बात आप जान लीजिए। ठीक है, यहाँ बताया गया कि यानी संविधान आयोग या कोई अन्य जो है निकाय संविधान संशोधन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, केवल संसद ही भाग लेती है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जब हमारा कोई मुद्दा है या कोई हमारा विशेष बहुमत वाला प्रस्ताव है, विशेष बहुमत वाला प्रस्ताव जो है वहाँ पर विधान पालिकाओं का पारित हो जाता है, तो इसमें भी जनमत संग्रह नहीं करवाया जाता। जनमत संग्रह क्यों नहीं करवाया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जनता जो है अपने जनप्रतिनिधियों को चुन चुकी है और वो जनप्रतिनिधि जो है उस जनता के तरफ से ही यहाँ पर डिसीजन लेते हैं, तो इसलिए हमने जनता को इन्वॉल्व यहाँ पर नहीं किया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, विशेष बहुमत वाला जो बताया गया है कि विशेष बहुमत वाले जो प्रावधान राष्ट्रपति के पास जाते हैं पारित होने के बाद, ठीक है, विधेयक को राष्ट्रपति के पास जब भेजा जाता है, अनुमोदन के लिए भेजा जाता है, तो ऐसे जो विशेष बहुमत वाले प्रावधान होते हैं, तो इन मामलों पर राष्ट्रपति पुनर्विचार करने के लिए नहीं कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो विशेष बहुमत वाले जो इस तरह के जाते हैं, विशेष बहुमत वाले विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुँचते हैं, तो राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है कि इन्हें पुनः लौटा दे। क्योंकि रीजन क्या है, पहली बात तो उन्हें पारित होने में ही, उन्हें आपने देखा होगा विशेष बहुमत से पारित होने में बड़ा टाइम लगता है, राज्यों से पारित होने में टाइम लगता है, और ऐसे में राष्ट्रपति पर पेंडिंग में डाल दे, राष्ट्रपति फिर से जो रिव्यू करने के लिए भेज दे, ऑब्वियसली बात है समय खराब होगा। यानी अभी तो मान लो 6-7 महीने विधेयक पारित करवाने में लग गए, अब फिर से रिव्यू के लिए डाल दिया तो 6-7 महीने वहाँ पर और निकल गए। तो इसलिए राष्ट्रपति की शक्ति यहाँ पर सीमित कर दी गई है कि राष्ट्रपति विशेष बहुमत वाला कोई अगर इस तरह का आएगा विधेयक, तो उस पर उसका अपना जो है कह सकते हैं अनुमति देनी ही पड़ेगी। ठीक है, वहाँ पर उसे जो है पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। ठीक है, यानी हम देख सकते हैं कि हमारे संविधान संशोधन में कठोर और जटिल दोनों तरह की प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं। और आप ये बात तो जानते ही हैं, संशोधन का जो प्रश्न है उसमें अंतिम राय किसकी होती है, निर्वाचित प्रतिनिधि जो हैं इन प्रतिनिधियों की होती है। ये बात आप जानते हैं, तो ये आपने देख ली। अगली हेडिंग है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत के बारे में हम जानेंगे कि विशेष बहुमत होता क्या है, वो हम देखेंगे। आपने चुनाव वाले चैप्टर में, आपने पिछले में चुनाव चैप्टर पढ़ा था, कार्यपाल का पढ़ा था, न्यायपाल का पढ़ा था, तो वहां पर आपने विशेष बहुमत जो पढ़ा था, विशेष बहुमत के बारे में देखा भी था। एक तो होता है सामान्य बहुमत। सामान्यतः विधायिका में प्रस्ताव या विधेयक को पारित करने के लिए सदन में उपस्थित एक साधारण बहुमत होता है। सदन में इतने उपस्थित लोग हैं, उनमें साधारण बहुमत एक आ जाता है। और एक आ जाता है, यानी कि साधारण बहुमत में ये हो सकता है, देखिए साधारण बहुमत का एक मतलब मैं समझा दे रहा हूँ आपको। ये तो पता है कि वर्तमान में आपके 543 हैं अभी। ठीक है, अब यहाँ पे साधारण बहुमत का मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी दिन सदन की जो बैठक है, सदन की जो बैठक में 247 कैंडिडेट प्रेजेंट हैं, 247 कैंडिडेट लोकसभा में प्रेजेंट हैं। ठीक है, सदन में 247 कैंडिडेट प्रेजेंट हैं, तो ऑब्वियसली बात है कोई सामान्य बहुमत से हमें पारित करवाना है, तो क्या होगा, इसका आधे से ज़्यादा, इसका आधे से ज़्यादा कितना होगा, 124 होगा, इसका आधे से ज़्यादा 124 होगा। ठीक है, यानी इसका हाफ और उसमें प्लस 1 कर दीजिए। ठीक है, तो इसका आधे से ज़्यादा 124 हो गया। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पर, यानी 124 लोगों की अगर अनुमति मिल जाती है, 124 लोग इसके सदस्य जो है विधेयक के पक्ष में मतदान कर देते हैं, तो विधेयक पारित मान लिया जाता है, ये सामान्य बहुमत हो गया। ठीक है, लेकिन ये सामान्य, आप ये जान लीजिए, ये साधारण बहुमत वाला जो है संशोधन विधेयक पर लागू नहीं होगा। यानी ये जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, ये जो बात है,
साधारण बहुमत वाली ये संशोधन वाली यानी संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। ये साधारण बहुमत वाला तब लागू होगा कोई सामान्य कानून बनाना हो। ठीक है, संशोधन विधेयक की प्रक्रिया है, दो प्रकार से चलती है। दो प्रकार से कैसे चलती है वो और जान लीजिए। एक तो होती है यहाँ पर सदन का विशेष बहुमत और दूसरा होता है राज्यों का विशेष बहुमत भी होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान करने वालों की संख्या सदन के कुल सदस्यों की संख्या से कम आधी होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है, यानी आपके 545 कैंडिडेट हैं, सदस्य हैं, उनमें से 273 सदस्यों की आवश्यकता होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि 273 सदस्य जो है इनके फेवर में मतदान करें ही करें। यानी कि यहाँ पे विशेष बहुमत का मतलब ही यही है कि आपके सदन में जो 545 सदस्य हैं उनमें से 273 सदस्य क्या है, 273 से ज़्यादा किसी विधेयक के फेवर में मतदान करें, तब वो विधेयक जो पारित माना जाएगा। पहली बात तो ये जान लीजिए। ठीक है, ये लोकसभा के आलोक में बोला जा रहा है, राज्यसभा के आलोक में नहीं बोला जा रहा है। ठीक है, ये लोकसभा के संदर्भ में ही बोला जा रहा है ये बात। तो यहाँ पर वही सब बातें लिखी गई हैं यहाँ पर। ठीक है, और मान लीजिए 300 कैंडिडेट प्रेजेंट है, 300 कैंडिडेट भी प्रेजेंट है तो उसमें 273 लोग फेवर में होने चाहिए विशेष बहुमत में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस देखिए ऑब्वियस सी बात है, पूरे विधेयक पूरे जो सदस्य हैं कभी कभी नहीं आ पाते हैं, ऊपर नीचे रहती है ये संख्या। तो ऐसे में प्रावधान है ये 50% से ज़्यादा लोग इसके फेवर में हों, किसी विधेयक के फेवर में हों। तो आप अगर 545 से 50% आप निकालेंगे तो आप पाएंगे कि भाई यहाँ पर 272 से प्लस कर देंगे तो 273 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप देख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि 50% से ज़्यादा लोग हो गए यहाँ पर। तो ये ऐसे करके यहाँ पे पारित करवाते हैं। और दूसरा संशोधन का जो समर्थन है उसमें बताया गया है कि सदस्यों की संख्या, मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3 होनी चाहिए। यानी एक तो यहाँ पे सदस्यों की कुल सदस्य संख्या का आधा वाला प्रावधान है और दूसरा ये 2/3 वाला प्रावधान है। यानी हमारे यहाँ कुछ चीज़ों पर 2/3 वोटिंग का प्रावधान है। यानी यहाँ पे बताया गया है कि भाई सदस्यों की संख्या मतदान में भाग लेने वाले सभी सदस्यों की 2/3 होनी चाहिए। यानी कि जो मतदान में भाग लेने वाले सदस्य हैं उनसे 2/3 होनी चाहिए। यहाँ पर ये बात साफ साफ बताई गई है। दूसरी बात यहाँ पर ये है, ये संशोधन वाला कोई प्रस्ताव आता है, संविधान संशोधन वाला कोई प्रस्ताव आता है तो वहां पर ज्वाइंट जो मीटिंग होती है, ज्वाइंट जो बैठक है, वो उसका प्रावधान नहीं है। आपको पता होगा अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की जो बैठक है, संयुक्त बैठक का प्रावधान का यहाँ पर उल्लेख नहीं है इसमें, खास करके संविधान संशोधन वाले। ठीक है, क्यों नहीं है, उनका जो निर्माताओं के माइंड में वो कुछ रहा होगा, इसलिए उन्होंने 108 के तहत इन्हें संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान नहीं रखा है जब संविधान संशोधन की बात आए तो। ठीक है, तो आप जान लीजिए। तो यहाँ पर ये दो तरह से है विशेष बहुमत में, देखिए दोनों लिख लेना, एक तो आपका ये पॉइंट है, दूसरा वाला ये पॉइंट है। ठीक है, और अगला पॉइंट ये है कि संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान इसमें नहीं है। ठीक है, यानी कि जब संविधान संशोधन की बात हो तो यहाँ पर बैठक बुलाने का प्रावधान नहीं है। ठीक है, ये बात आप जान लीजिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने देखा होगा, आपने ये पाया भी होगा और आप देखते भी होंगे कि आपने देखा होगा कभी संविधान में संशोधन करना पड़ता है तो वहां पर ऐसे काम नहीं चलता है कि कोई सत्तारूढ़ पार्टी हो और बिना अपने विपक्षी दलों का सहारा लिए वो पारित कर पाए, ऐसा होता नहीं है। ये संविधान संशोधन अगर करना है तो वास्तव में विपक्षी दलों को भी यहाँ पे विश्वास में लेना पड़ता है। ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए यहाँ पर आपने देखा होगा जो गठजोड़ वगैरह होते हैं, लोक लुभावने ऑफर वगैरह दिए जाते हैं, ऐसे करके जो अपोजिट पार्टियां हैं वो तैयार होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया है आधुनिकतम संविधानों में कैसे कैसे संशोधन किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, रूस में क्या है कि ये यहाँ पर 2/3 बहुमत का सिद्धांत है, यानी 2/3 कैंडिडेट होने चाहिए, जितने भी सदस्य संख्या उसका 2/3। ठीक है, जबकि अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, रूस में क्या 3/4 बहुमत की आवश्यकता है। वहीं कुछ देश ऐसे हैं जिसमें डायरेक्ट जनता को इन्वॉल्व किया जाता है, जैसे स्विट्जरलैंड है। ठीक है, यहाँ पे जनता संशोधन की प्रक्रिया करने का ऐसे अधिकार है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रावधान है। अब वो डिपेंड करता है देश की जनता कैसी है। यानी मान लीजिए अगर भारत की तो जनता ही बहुत ज़्यादा है, 140 करोड़ के करीब संख्या पहुंचने वाली है, 140 करोड़ में अगर जनता का जन्म संग्रह करवाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात यह है हर कोई व्यक्ति यहाँ पर पढ़ा लिखा नहीं है, विशेषज्ञता नहीं रखता है, तो इसलिए हमारे यहाँ ये पॉसिबल नहीं है कि हर व्यक्ति का हम हर चीज़ पर, हर मुद्दे पर राय उसकी ले लें। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि वाली व्यवस्था सबसे ज़्यादा बेटर है। तो आपने ये सब चीज़ें देख ली। अगली हेडिंग है राज्यों का अनुमोदन। ठीक है, कि राज्यों का अनुमोदन किस तरह से होता है वो हम देखेंगे। तो आपने देखा होगा राज्यों का अनुमोदन जो है वो कुछ विषयों पर होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बताया गया है कि भाई कुछ अनुच्छेदों के संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत पर्याप्त नहीं है। जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार के बीच, राज्य और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों का वितरण हो, जनप्रतिनिधित्व से संबंधित कोई अनुच्छेद हो, यानी कि जो आपके जानते हैं पार्टी वगैरह के इलेक्शन वगैरह से संबंधित कोई अनुच्छेद हो, तो ऐसे में हमें राज्यों का समर्थन चाहिए ही चाहिए।
ठीक है, यानी राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों के बंटवारे के संदर्भ में कोई उपबंध हो, या फिर जो आपका जनप्रतिनिधित्व वाली भावना यानी कि लोकसभा या विधानसभा के इलेक्शन के संदर्भ में कोई यहाँ पर चीजें हों, तो उस आलोक में हमें यहाँ पर राज्य विधानसभाओं की राय को भी लेना पड़ेगा। क्योंकि आपने पढ़ा ही है कि हमारे संविधान की जो प्रकृति है संघीय प्रकृति है, यानी कि हमारे यहाँ संघीय का मतलब क्या है कि एक सशक्त केंद्र है और शक्तियों का बंटवारा किया गया राज्यों की ओर, ठीक है। यानी हमारे यहाँ राज्य जो है पूरी तरह से केंद्र की दया पर निर्भर नहीं है, कुछ स्वतंत्र रूप से भी उन्हें शक्तियां दी गई हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, जब राज्यों की शक्तियों के पर बात आएगी, राज्यों की जो दिए हुए अधिकारों पर बात आएगी, तो राज्यों की अनुमति लेना आवश्यक है। वरना संसद ऐसा कोई विधेयक पारित कर दे जो राज्यों की शक्तियां वगैरह कम कर रहा हो, राज्यों की शक्तियों के वितरण को परिवर्तित कर रहा हो, तो ये तब तक प्रभावी नहीं माना जाएगा जब तक वो यहाँ पर आपकी राज्यों की विधानसभाओं से पारित ना हो जाए, ठीक है। तो ये बात आप जान लीजिए, यानी ऐसे करके यहाँ पर राज्यों की भूमिका भी खत्म नहीं की है संविधान निर्माताओं ने। ऐसा ना हो, संविधान निर्माता ये बात जानते थे, ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि संसद ही पूरे देश को चलाए। नहीं, जरूरत पड़ने पर राज्य भी अपनी भूमिका यहाँ पर निभाएं। यानी राज्यों से संबंधित कोई प्रावधान है तो जरूरत पड़ने पर राज्य भी अपनी प्रतिक्रियाएं, अपनी राय व्यक्त करें। तो इसलिए यहाँ पर राज्यों का अनुमोदन भी यहाँ पर रख दिया गया है। तो आपने यहाँ पर ये चीज देख ली है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगली हेडिंग जो आपकी है, यहाँ पर ये हेडिंग है संविधान में इतने संशोधन क्यों किए गए हैं। यानी अब तक आप देखेंगे कि इतने संशोधन जो हुए हैं वो क्यों किए गए हैं। देखिए, हमारे यहाँ अगर हम अपने संविधान में देखें तो हमारे यहाँ 26 जनवरी 2019 तक यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर 103 संशोधन हो चुके हैं। बहरहाल अभी 2020 में देखें तो 104 पहुंच गई है संख्या। अगर आप आने वाले सालों में यानी 2022 या 23 में अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इतने संशोधन क्यों किए गए, क्या रीजन रहा। तो यहाँ पर एक कालक्रम बताया गया है कि भाई कुछ ऐसा समय रहा है, कुछ ऐसा टाइम पीरियड रहा है जिसमें संशोधन सबसे ज़्यादा हुए हैं। यहाँ पर 2 ग्राफ दिखाए गए हैं। यहाँ पर एक पहला ग्राफ दिखाया गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कौन कौन से दशक में, यानी 51-60 का दशक है, 61-70 का दशक है, 71-80 का दशक सॉरी यहाँ पे 71-80 का दशक है, 81-90 का दशक है। तो यहाँ पर बताया गया है, आप देख पा रहे हैं कि 70 और 80 के दशक में सबसे ज़्यादा हुए हैं। यहाँ पर देखना 70 और 80 के दशक में 20 से ज़्यादा आप निकल गई संख्या। आप देख पा रहे हैं ऊपर करके, यहाँ पर ग्राफ देखिए सबसे ज़्यादा है। तो ये दशक की संख्या बताई गई है, कौन कौन से दशक में सबसे ज़्यादा संशोधन हुए हैं। ऐसा हुआ क्यों है वो भी अब जान लीजिए। देखिए, यहाँ पर एक कहानी है इसके पीछे, और कहानी आपको अगर मैं लेकर जाऊं तो 1975 की इमरजेंसी वाली जो कहानी है वो इन्हीं संशोधनों से रिलेटेड है। यानी वास्तव में 1970 से लेकर 1990 के दशक के दौरान एक बड़ी संख्या में संशोधन किए गए हैं। यानी एक बड़ी संख्या में, खास करके 1974 से लेकर 1976 के बीच। यानी अब कांग्रेस गवर्नमेंट उस समय थी सत्ता में, तो उस समय जो इमरजेंसी लगाई गई थी तो उस समय एक बड़ी संख्या में संशोधन किए गए थे, जिनका मूल उद्देश्य यही था कि जो संविधान की मौलिक प्रवृत्तियां हैं, यानी मूल प्रवृत्तियां हैं या कह सकते हैं मूल जो पावर हैं, उन्हें चेंज कर दिया जाए, ठीक है। तो बाद में इन्हें बदलने के लिए कांग्रेस सरकार सत्ता में नहीं रही है, फिर 43वां संशोधन किया गया है, वो भी आप आगे देखेंगे। इसके अलावा फिर आपको एक तो ये इस टाइम पीरियड में देखने को मिलेंगे संशोधन, ठीक है। वहीं एक टाइम पीरियड फिर आ जाता है आपका 2001 से लेकर 2003 तक का। अब देखिए, इस टाइम पर क्या था कि कांग्रेस का वर्चस्व यहाँ पे अब थोड़ा कम हो गया था। अब जैसे बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, इसका वर्चस्व बढ़ गया था। तो आप देखेंगे 2001 से 3 तक का जो टाइम पीरियड है वो गठबंधन वाला रहा है। यानी तमाम सरकारें यहाँ पर निकल कर आई हैं, खास करके बीजेपी की यहाँ पर आगे बढ़ी है। तो ऐसे करके यहाँ पर देखेंगे हम कि इसके विरोधी दलों के बीच जो है कटु प्रतिद्वंदिता थी, तो उस अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर गठबंधन वाली पार्टियों ने फिर से संशोधन किए हैं। देखिए, आप लोग इतना तो जान लीजिए कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था, पिछले चैप्टरों में भी मैंने व्याख्या की थी कि संविधान क्या है। केवल लिख देने मात्र से संविधान के उपबंध लागू नहीं हो जाते हैं, उन्हें लागू करवाने वाले होते कौन है? यही सब राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक जो पार्टियां यही सब करवाती हैं प्रावधान। अब ऑब्वियस सी बात है, राजनीतिक पार्टियां कोई भी आ जाए सरकार, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई और अदर पार्टी हो, ऑब्वियस सी बात है हर पार्टी अपना भला सोचती है। ऐसा आप किसी एक पार्टी के फेवर नहीं बोल रहा हूँ, सभी पार्टियों का यही हाल है। हर पार्टी यही चाहती है कि भाई हम कुछ ऐसे प्रावधान बनाए जिससे हमें भी फायदा हो और जनता को तो हो ही जाएगा बाद में।
तो हर पार्टी अपनी तरीके से कुछ ना कुछ करना चाहती है, अलग करना चाहती है। तो उस अलग करने की भावना में ये आ जाता है कि कभी कभी क्या हो जाता है, एक प्रतिद्वंदता की भावना आ जाती है, यानी कंपटीशन की भावना आ जाती है कि भाई बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट ने ये काम किया तो अब कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी तो कांग्रेस गवर्नमेंट ये काम करेगी, कांग्रेस गवर्नमेंट ये काम करके गई है तो बीजेपी गवर्नमेंट अब ये काम करेगी, यानी एक कंपटीशन सी चलती रहती है। तो वही कंपटीशन यहाँ पर दिखाई गई है इस पैराग्राफ में, दोनों पैराग्राफ में यही बताया गया है, कुछ नया नहीं बताया गया है। इन संशोधनों के बारे में बताया गया कि भाई क्यों किए गए, क्या पृष्ठभूमि रही, वो बताया गया क्यों करने पड़े। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इन दशकों में सबसे ज्यादा आपको संशोधन देखने को मिलेंगे। लेकिन आप ये भी यहां पर देखेंगे कि भाई यहां पर एंड में फिर कहा गया कि इसलिए ये संशोधन केवल सत्ताधारी इस पार्टी के बहुमत पर ही निर्भर नहीं करते हैं, बहुत सारी चीजों पर निर्भर करते हैं। अब यहां पर हम आ जाएं, यहां पर अगर हम देखें यहां पर वह कहा गया है कि भाई कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई जो संशोधन किए गए हैं वो सत्ताधारी पार्टियों की वजह से किए गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि भाई ये संशोधन समय की मांग थी, इस अकॉर्डिंग किए गए। तो जो भी रहा हो, अब हम अगले पैराग्राफ में देखिए, ये पैराग्राफ इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, यहाँ पर बस इतना ही बताया गया था कितने कितने हुए हैं। तो सबसे पहले अब अगली हेडिंग आती है संशोधनों की विषय वस्तु, यानी किन किन विषय वस्तु को लेकर संशोधन होते हैं। पहली बात तो ये देख लीजिए, अगर हम संशोधनों की बात करें तो हम संशोधनों को हमने 3 श्रेणियों में डिवाइड कर लिया है। यानी पहली श्रेणी में वो संशोधन आते हैं जो कि तकनीकी या प्रशासनिक प्रकृति के होते हैं। यानी आपको पहली श्रेणी में कौन कौन संशोधन आ रहे हैं जो तकनीकी या प्रशासनिक यानी कि प्रकृति के हों, यानी छिटपुट बोल सकते हैं हम, छोटे मोटे हों, यानी आम संशोधन, इन्हें सामान्य बहुमत से हम कह सकते हैं, यानी सामान्य बहुमत से हम इन्हें संशोधित कर सकें इन चीज़ों को। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, आप देखेंगे जो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर इसमें देखेंगे न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु थी 60 से 65 की गई 15वें संशोधन के जरिए। इनका वेतन बढ़ाया गया 54वें संविधान संशोधन के जरिए बढ़ाया गया। SC ST जातियों की जो सीटें रिजर्व थी आरक्षण के संदर्भ में चुनाव लड़ने के लिए, आपने देखा होगा शुरुआत में 10 साल के लिए व्यवस्था थी इनकी, यानी चुनाव लड़ने के लिए 10 साल के लिए रिजर्वेशन दिया गया था SC ST को, तो उनकी जो है अवधि बढ़ाई गई। तो ये भी क्या है, एक छोटा मोटा संशोधन था। ठीक है, तो ये जो संशोधन हो रहे हैं वास्तव में इन सबको तकनीकी संशोधन कहेंगे, यानी कि वास्तव में तकनीकी तौर पर हम इन्हें संशोधित कर रहे हैं। ये चीजें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जजेस की जो सेवा काल बढ़ाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं। न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन बढ़ाना, इसका जनता से कोई ज्यादा प्रत्यक्ष लेना देना नहीं है, ये सब हम देख सकते हैं। तो ये छिटपुट बोले जाते हैं, छोटे मोटे, यानी एक आम संशोधन है, तो आप देख सकते हैं। अगला संशोधन यह बताया गया है, आपको एक संशोधन के बारे में बात की गई है। अगर आपको याद हो आर्टिकल 74 जो है वो राष्ट्रपति से संबंधित है। यानी राष्ट्रपति से संबंधित कैसे है, आपको ये पता होगा कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। यानी आपने ये बात तो पढ़ी है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अब स्टार्टिंग में इस बात को लेकर विवाद जहां पर गहरा गया कि सलाह कैसी होगी, सलाह की प्रकृति कैसी होगी, बाध्यकारी होगी या फिर राष्ट्रपति की मनमर्जी के अकॉर्डिंग होगी। इस बात को लेकर यहाँ पे विवाद गहरा गया कि भाई राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के अकॉर्डिंग कार्य करेगा, लेकिन सलाह मंत्रिपरिषद की राष्ट्रपति मानेगा या नहीं मानेगा। तो फिर यहाँ पर एक संशोधन किया गया बाद में, और फिर इसी में एक उपबंध जोड़ा गया, आर्टिकल 74 का उपबंध 1। यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी नहीं चलाएगा, मंत्रिपरिषद जो कहेगी वही बात उसे माननी पड़ेगी, ये बात स्पष्ट कर दी गई। ठीक है, तो यहां पर वही बताया गया कि इस संविधान जो ये संशोधन ये वाला जो किया गया, ये केवल संवैधानिक उपबंधों की व्याख्या के लिए किया गया। यानी कोई चीज क्लियर नहीं हो रही थी, किसी चीज में हमें डाउट था, तो उस व्याख्या को क्लियर करने के लिए हमने इस तरह का संवैधानिक उपबंध का संशोधन किया। ये वाला एग्जाम्पल है आपके तौर पर, इसमें एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख लेना ये वाला। ठीक है, यानी आपने देखा होगा, अब तो खैर सुप्रीम कोर्ट इसमें सुप्रीम ही है, यानी इस तरह की कोई संवैधानिक उपबंध है जिनकी व्याख्या में डाउटफुल कंडीशन होती है, यानी कि अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देती है कि भाई इसका अर्थ अब ये होगा, तो वही अर्थ जो है माना जाता है। वर्तमान यही चल रहा है वर्तमान में, लेकिन यहाँ पर इन्होंने खुद कर लिया है। लेकिन अगर मान लीजिए यही विवाद और ज्यादा गहरा जाता, सुप्रीम कोर्ट वगैरह यहाँ पे निर्णय लेती, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट देती सलाह कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यहाँ पे अंतिम होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर संवैधानिक व्याख्या को लेकर बहुत बार यहाँ पे अलग अलग दृष्टिकोण की वजह से मतभेद पैदा हुए हैं, खास करके न्यायपालिका के साथ और सरकार के बीच कई सारे जो है टकराव भी क्रिएट हुए हैं। आपने न्यायपालिका वाले चैप्टर में भी पढ़े थे। ठीक है, कई बार ऐसी परिस्थितियां आई हैं जबकि न्यायिक सहमति नहीं बन पाई है। जैसे खास करके आपको याद होगा, यानी कि आपको खास करके वो याद होगा जो फंडामेंटल राइट्स को कम करने वाला जो बात कही गई थी, यानी नीति निषेधक तत्वों को लागू करने के लिए जो संपत्ति का अधिकार है अनुच्छेद 31 एक विवादास्पद अधिकार बन गया था, आपको याद होगा।
और फिर वहां पर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला फैसला आया, उसमें मूल ढांचे का की गई व्याख्या, मूल ढांचे की व्याख्या भी फिर यहाँ पर की सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन उस समय जो सरकारें थी, सरकारों ने लगातार ये कंडीशन क्रिएट कर दी कि सुप्रीम कोर्ट की बात मानी जाए या नहीं मानी जाए। यानी यहाँ पे वही बताया गया कि 1970 से 1975 तो यहाँ पर बहुत सारी जो ऐसी जो है यहाँ पर जो है परिस्थितियां क्रिएट हुई हैं जहां पर न्यायपालिका ने कोई डिसीजन दिया है, उसको संविधान में संशोधन करके जहां पर जो है संसद ने कुछ अलग अपनी व्याख्या कर दी है। यानी एक टकराव बना रहा है। यानी यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि दोनों तालमेल बनाए, नहीं, दोनों ने जो है यहाँ पे जो है टकराव बना रहा है, और टकराव को हम पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया जैसे मौलिक अधिकारों के बीच जो निजी सिद्धांतों को लेकर संसद और न्यायपालिका के बीच अक्सर मतभेद होते रहे हैं कि निजी संपत्ति के दायरे में किसी रखा जाए, किसी नहीं रखा जाए। तो यहाँ पर ही मूल ढांचे वाली बात जो है आपको पता होगा केशवानंद भारती वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी थी। लेकिन फिर भी आप शुरुआत में आप देखेंगे जो संसद में मौजूद उस समय सरकार थी, उसने इन सब बातों को दरकिनार कर दिया था साइड में, यानी नहीं माना था, कुछ सालों तक नहीं माना था, ये बात आप देखेंगे। लेकिन चूंकि सत्ता परिवर्तन तो हमारे भारतीय लोकतंत्र का यहाँ पर एक शाश्वत नियम है, यानी ऐसा तो है ही नहीं कि किसी की सरकार जो हमेशा बनी रहेगी, ऑब्वियस सी बात है चेंज होगी। तो जब सरकार चेंज हुई, नई सरकारें बनी, तो ऑब्वियस सी बात है लोकतंत्र की फिर से बहाली हुई। यानी वो काला अध्याय, काला समय था, वो समय जो एकदम टल गया। 1975 का इमरजेंसी वाला पीरियड था, वो खत्म हुआ। उसके बाद गठबंधन की सरकारें बनी, जो पुरानी सरकारों ने जो संशोधन वगैरह किए थे उन्हें निरस्त किया गया। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी बताया गया है कुछ संशोधन जो हुए वो राजनीतिक आम सहमति से हो गए। आम सहमति का मतलब क्या है? आम सहमति का मतलब ये है कि भाई कुछ चीजों को लेकर सभी लोग, सभी दल सहमत में थे। जैसे खास करके आपको पता होगा दल बदल वाला, क्योंकि जो लोग अवसरवादी लोग होते हैं, अवसरवादी कैंडिडेट होते हैं, निर्वाचित कैंडिडेट होते हैं, अपनी आकांक्षाओं के अकॉर्डिंग पहुंच जाते हैं कि भाई इधर से फुदक कर उधर पहुंच गए, किसी मंत्री का लालच दे दिया, मंत्री पद का लालच दे दिया, किसी मंत्रालय का लालच दे दिया, अपनी पार्टी छोड़ी दूसरी पार्टी में घुस गए। तो ऐसे दल बदल को रोकने के लिए 52वां संशोधन किया गया। 52 में ही दल बल को आपको पता होगा 91वां सन 2003 में किया गया है दल विरोधी में, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा जो राजीव गांधी जी ने किया था, यानी कि जो एज, वोटिंग की एज है, मताधिकार की एज है, 21 से 18 करने वाला था, 61वां संविधान संशोधन हुआ। तो ये सब क्या है, इनमें विवाद नहीं हुआ, इन सब ये सब सहमति से हो गए, क्योंकि सबको मालूम है भाई 21 से 18 कर देंगे एज तो उन्हें फायदा ही है, पार्टियों को, सभी पार्टियों को फायदा है कि भाई वोटर जल्दी तैयार हो जाएंगे। यानी हम कॉलेज लेवल पर ही युवाओं को अपनी ओर खींच पाएंगे, आकर्षित कर पाएंगे, क्योंकि यंग जो एज के युवा होते हैं उन्हें बड़ा दिलचस्पी होती है राजनीति वगैरह में, क्योंकि नई नई लाइफ शुरू होती है, उन्हें लगता है देश की जो है यहाँ पे लोकतंत्र में हमें भागीदारी बनना है, देश को बचाना है, देश को आगे ले जाना है। तो यंग लोग होते हैं तो उनमें राजनीतिक भावना अच्छी खासी होती है। तो इस बात को लेकर सबने समर्थन कर दिया, किसी ने विरोध नहीं किया। आपको स्थानीय शासन की अवधारणा में स्थानीय शासन की अब जरूरत पड़ी कि भाई स्थानीय स्तर पर लोगों की सहभागिता होनी चाहिए, तो इस बारे में भी लोग जो तैयार हो गए। 73वां 74वां संविधान संशोधन हो गया, इनमें कोई टकराव नहीं हुआ है। यहाँ पर यही बताया गया है कि यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा विशिष्ट टकराव नहीं आया है, यानी कोई खास दिक्कत नहीं आई है। अब अगले संशोधन बताएंगे विवादास्पद, जिनको लेकर तनातनी बनी रही है, खासकर एक लंबा एक बहस छिड़ी रही है, और ये वही बहस है ये 1975 वाली, यानी 1971 से लेकर 76 का जो समय रहा है, इंदिरा गांधी वाला पीरियड रहा है। देखिए अब एक बात मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं, एक बार क्या था, एक आपके 9th का या 10th का वीडियो था, वहां पर मैंने 1975 की इमरजेंसी का जिक्र कर दिया था। तो मुझे एक परिषदी स्कूल के एक शिक्षक थे, शायद परिषदी स्कूल के नहीं थे, वो नवोदय विद्यालय के थे, उनका कमेंट था कि सर आपका चैप्टर बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन आपने यहाँ पर डायरेक्ट रूप से कांग्रेस का नाम ले दिया। देखिए कांग्रेस का नाम मैंने नहीं लिया, आपकी ये गलत सोच थी, और मैं आज यहाँ पर इसको फिर से जस्टिफाई कर रहा हूँ, मैंने नाम नहीं लिया। आप जब कहीं भी इतिहास उठा के देखेंगे, कहीं भी आप किताब उठा के देखेंगे, वहाँ पे टाइम पीरियड साफ साफ लिखा रहता है कि किस काल में, किस पार्टी की सरकार में क्यों लगाया गया, वो साफ साफ लिखा रहता है। और खास करके इस एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, वहां पर मेरा दोष नहीं था। आपने उस समय यानी उन शिक्षक महोदय ने मुझे कमेंट करके कहा कि सर आपने एक पार्टी का समर्थन कर दिया, दूसरी की बुराई कर दी। देखिए मैंने बिल्कुल नहीं कहा, मैं ना बीजेपी से बिलोंग करता हूं ना कांग्रेस से बिलोंग करता हूं, लेकिन जो चीजें की हैं अब आप उनका इतिहास तो बदल नहीं सकते हैं। 1975 की इमरजेंसी अगर आप गूगल पर भी सर्च करेंगे, किताबों में ढूंढेंगे, तो पूरा इतिहास आपको पूरा काला अध्याय देखने को मिल जाएगा कि किस तरह से लोगों को गिरफ्तार कर करके जेलों में डाला गया था, ठीक है, नसबंदी हुई थी, आपने सब चीजें आपको एकदम देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आप मुझे दोष मत ठहराएं। देखिए मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी लोगों से, किसी भी पार्टी से आप मतलब रखते हो, आप मुझे दोषी न ठहराएं कि भाई मैंने बीजेपी का नाम ले दिया, बीजेपी की बुराई कर दी, कांग्रेस की बुराई कर दी तो मैं बहुत बड़ा दोषी हो गया, मैं बीजेपी का समर्थक, यानी कांग्रेस की बुराई कर दी तो शायद बीजेपी का समर्थक होऊंगा, कांग्रेस की भलाई कर दी तो बीजेपी का विरोधी होऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो चीजें हैं वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ।
तो आप इस बात को लेकर मुझे यहाँ पर आप कह सकते हैं, यहाँ पर आप पॉइंट आउट ना करें, बार बार मेरे ऊपर ये कमेंट जो है आरोप ना लगाएं, ठीक है। ये बात मैं पहले से बोल दे रहा हूँ और सबसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, ऐसी आगे से आप बात ध्यान रखें। तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं, उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी सरकार थी, तो यहाँ पर उस समय 38वां, 39वां और 42वां संशोधन सबसे ज़्यादा विवादास्पद रहा था। और यही जो संशोधन हुए थे, इन्हीं की पृष्ठभूमि ये बनी कि आपातकाल लगाया गया, इमरजेंसी लगाई गई, ठीक है। यानी ये जो इमरजेंसी वाला था, ये 3 संशोधन इसी पृष्ठभूमि से निकले थे। ये संशोधन करने का उद्देश्य क्या था? लक्ष्य यही था कि संविधान के कई महत्वपूर्ण हिस्सों में बुनियादी परिवर्तन कर दिया जाए। और इसी बात है, बुनियादी परिवर्तन कर दिया जाएगा, संविधान का जो स्वरूप रहेगा वो चेंज ही हो जाएगा बिल्कुल। यानी बुनियादी परिवर्तन का मतलब क्या है? मान लीजिए मौलिक अधिकार हमने हटा दिए, तो आज हम अपनी जो बात कहने वाली स्वतंत्रता है, यानी अभिव्यक्ति की या बाकी स्वतंत्रता है, वो खत्म ही हो जाएगी हमारी, कुछ कह ही नहीं पाएंगे। यानी मान लीजिए मैं आपको एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और चैप्टर में ये नाम आए, मैं ये नाम भी नहीं ले पाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, यानी हमारी स्वतंत्रता ही खत्म हो गई, हम व्याख्या ही नहीं कर पाएंगे उसकी। तो सबसे बड़ा संशोधन जो था, 42वां संशोधन था उस समय जो किया गया था, तो 42वां संशोधन सबसे बड़ा संशोधन था। खास करके इसने गहरे स्तर पर पूरी राजनीति को प्रभावित किया। यानी कि यहाँ पर एक प्रकार से यह सर्वोच्च न्यायालय का जो केशवानंद भारती मामला था, उसके लिए चुनौती था। यानी कि केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि संविधान का एक मूल ढांचा है, मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी आप जानते हैं भाई, सत्ता में कोई चीज विराजमान होता है, सत्ता में कोई पूर्ण बहुमत के साथ विराजमान होता है, तो पूरी अपनी ताकत झोंक देता है। तो आपने ये भी देखा उस समय न्यायपालिका का और कार्य जो आपकी विधायिका का किस तरह से टकराव चल रहा था। तो यहाँ पे उसी टकराव में क्या है, नहीं मानी गई बात, नहीं कि भाई न्यायालय ने ये बात कह दी है मूल ढांचे वाली, हम नहीं मान रहे। इन्होंने 42वां संशोधन कर दिया और यहाँ पर आप देखेंगे कि 42वें में लोकसभा का जो कार्यकाल है बढ़ा के 5 से 6 साल कर दिया गया। मूल कर्तव्य भी ऐड किए गए यहाँ पर, यानी काफी सारी शक्तियों पर प्रतिबंध भी लगाया गया 42वें संविधान संशोधन के जरिए। और यहाँ पर एक तरह से हम देख सकते हैं जो आपका मौलिक हिस्सा है, संविधान का जो मौलिक हिस्सा है, वो एक तरह से नए सिरे से लिखा गया। 42वां संविधान संशोधन इतना ज्यादा बड़ा संशोधन था कि एक तरह से मान सकते हैं कि एक तरह से आधे से ज्यादा संविधान नई तरह से लिखा गया था इसमें, ठीक है। यहाँ पे जैसे बताया गया 7वीं अनुसूची के जो विषय हैं, यहाँ पे 53 अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर ये जब जो आपका ये वाला 42वां संविधान संशोधन पारित करवा लिया गया था, तो पारित ऐसे हुआ था कि यहाँ पर जो अपोजिशन वाले बहुत सारे लीडर्स थे, वो सब जेल में डाल दिए गए थे। यानी कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसे जेल में डाल दिया था। और साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, ना देखिए नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप मुझ पर कोई आप आरोप मत लगाना, मैं आपसे फिर से बोल दे रहा हूँ, हाथ जोड़ के मेरी विनती है सभी से, आरोप मत लगाना कि कांग्रेस का नाम नहीं आया है। देखिए कांग्रेस का नाम यहाँ पे आया है, ठीक है। यानी जिसने जो कृत्य किया है वो आपके इतिहास में दर्ज होगा, आप ये बात जान लीजिए। जिसने जो कृत्य किया है वो इतिहास का हिस्सा बनेगा, आप उसको बदल नहीं सकते हैं, ये बात आप सब लोग जान लीजिए। यानी चाहे मैं हूं, आप हो, कोई जिसने जो कोई कृत्य किया है वो इतिहास का हिस्सा जरूर बनेगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 1977 में फिर से चुनाव होते हैं और सत्ताधारी जो दल है कांग्रेस, इसकी हार हो जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो विरोधाभासी संविधान संशोधन थे 38वां, 39वां, 42वां, इनके माध्यम से जो परिवर्तन किए गए थे, बाद में इन्हें निरस्त किया गया है। 43वां, 44वां संविधान संशोधन करके निरस्त किया गया है और संवैधानिक संतुलन स्थापित किया गया है। यानी इसके माध्यम से संवैधानिक संतुलन को पुनः लागू किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई ये स्थिति क्यों क्रिएट हुई, क्या हुआ, इसका पूरा एक इतिहास है, वो आप देख पा रहे हैं। लेकिन बहरहाल मेरा मानना यही है, देखिए पार्टी से इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक बात ये निकल के आती है। देखिए जब भी कोई व्यक्ति, ऐसा नहीं है कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी सही, बीजेपी सही, कोई भी सही, कोई व्यक्ति जब पूर्ण बहुमत के साथ होता है, प्रचंड बहुमत के साथ होता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपनी मनमर्जी चलाता है। किसी भी एंगल से आप देख लीजिए, वो अपनी मनमर्जी चलाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि मान लीजिए मैं अगर सशक्त हूँ, मैं अगर सक्षम हूँ, तो मैं भी यही दबंग अपना दिखाऊंगा, दबंग रवैया अपनाऊंगा कि भाई मैं दबंग टाइप इंसान हूँ। कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए उसके पास जो है समर्थन नहीं है लोगों का, कोई व्यक्ति जो है उसके पास लोग साथ में खड़े होने वाले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अपने आप को कमजोर समझेगा। और कोई व्यक्ति उसके साथ एक अच्छा खासा समर्थन है, अच्छा खासा पैसे वाला है, ऑब्वियस सी बात है अपना दबंग रुतबा क्रिएट करेगा। तो वो हर किसी के साथ है, किसी एक पार्टी के साथ नहीं, हर किसी के साथ है। और आप आगे अगर आप देखेंगे किताबें जब आएंगी, तो वहां पर जो अभी वर्तमान सरकार है उसकी कामयाबी आपको देखने को मिलेंगी। तो इस बात को आप बिल्कुल भी अपने दिल पर ना लें कि हम फलानी पार्टी से कंसर्न कर रहे हैं, फलानी से नहीं। जो भी इतिहास में होगा वो आपको पढ़ने को मिलेगा और आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि काफी बार क्या आ जाता है, टीचर्स वगैरह जो है उन्हें लगता है गवर्नमेंट परिषदीय स्कूलों के हैं कि भाई हमारी सरकारी जॉब है, कहीं ऐसा ना हो हमने कोई बात कह दी तो फलानी सरकार आ जाए तो हमारे साथ। देखिए आपके साथ कुछ नहीं होगा, मैं आपसे फिर से बोल दे रहा हूँ, इतिहास आप पढ़ाएंगे, इतिहास में जो चीज वर्ड है वो आपको वहां पे स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि किताबों में लिखी हुई है। सबसे बड़ा प्रूफ आपके पास में किताबों का है, आप किताब दिखा सकते हैं, साफ साफ नाम लिए गए हैं, और नाम लिए गए हैं तो हम भी लेने में हम तो परहेज कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहां तक आपने ये देख लिया। तो सबसे ज्यादा विवाद यहां पर रहा है। अब ये सब चीजें तो आपने देख ली।
और ये भी देख लिया कैसे कैसे विवाद रहे, कैसे कैसे विवादों का निपटारा हुआ। अब अगली हेडिंग यहाँ पर आ जाती है कि संविधान की मूल संरचना तथा उसका विकास, कि भाई मूल संरचना जो है ये कैसे डिफाइन होगी, इसका विकास कैसे होगा। अगर हम बात करें तो आपको पता होगा जो केशवानंद भारती वाला जो मामला है, इसमें बहुत हद तक जो है संविधान की मूल संरचना की व्याख्या यहाँ पर जो वकालत की गई है, मूल संरचना के बारे में बोला गया है कि भाई संविधान संशोधन के जरिए संविधान में जो है शक्तियां जो है संसद की वो यहाँ पर सीमित की गई हैं। यानी शक्तियां जो यहाँ पर केशवानंद भारती वाला जो मामला आया है, जहाँ पर संसद की जो संविधान में संशोधन करने की शक्तियां हैं इसने जो है सीमित कर दी हैं। यानी कि संसद जो है एक दायरे में रहकर ही, निर्धारित सीमाओं के अंदर ही रहकर ही यह संशोधन कर सकता है। और खास करके मूल ढांचा क्या होगा उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि मूल संरचना या मूल ढांचा क्या होगा ये तय करने का फैसला किसके हाथ में है, न्यायपालिका का है। न्यायपालिका का फैसला यहाँ पर अंतिम होगा। जैसे आपने देखा था उस समय जो आपके जो है संपत्ति का अधिकार था, आर्टिकल 31 वाला अधिकार था, अनुच्छेद 31 वाला अधिकार था, आपको पता होगा ये मौलिक अधिकारों में था, फंडामेंटल राइट्स में था। लेकिन चूंकि न्यायपालिका ने तय कर दिया कि भाई ये यहाँ पर मौलिक अधिकारों में नहीं हो सकता है, तो इसे 300 का में डाल दिया। ठीक है, यानी कि ये मूल ढांचे से निकाल कर बाहर निकाल दिया। तो ये तय किसने किया, ये न्यायपालिका ने तय किया। हम और आप तय नहीं करेंगे। मान लीजिए हो सकता है मौलिक अधिकारों में कोई बात ऐसी लिखी हो जो न्यायपालिका के न्यायाधीशों को ना लगता हो कि ये बात मौलिक अधिकारों लायक है, तो हटा सकते हैं वो लोग। ठीक है, यानी ये बात हम तय नहीं करेंगे, कोई पार्टी तय नहीं करेगी, न्यायपालिका का फैसला यहाँ पर अंतिम होगा। और ये बात आपको केशवानंद भारती वाला जो मामला था 1973 में डिसीजन दिया गया था, इस बात में ये विवाद स्पष्ट हो गई कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, संविधान का शासन चलेगा, कानून का शासन चलेगा, कोई किसी की मनमर्जी का रवैया नहीं चलेगा। ठीक है, बहरहाल इसके बाद आपने वो भी देख लिया कि भाई किस तरह से कांग्रेस पार्टी उस समय थी। कांग्रेस पार्टी ने 42वां संविधान संशोधन लेकर आई, लेकिन वो सब आपने वो भी कहानी ऊपर देख ली अभी। ठीक है, तो ये एक यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये संविधान संशोधन पर जो इस पर निर्णय आया है, 4 दशक बीत गए हैं, तो आज भी जो व्याख्याएं की जाती हैं इसको ध्यान में रखकर की गई हैं। यानी कि वर्तमान में भी कोई डिसीजन दिए जाते हैं तो वो भी आज भी इसे ही देखकर दिए जाते हैं। तो ये वास्तव में इन सबसे तय हो गया कि एक जीवंत संविधान का एक उदाहरण है। संरचना का सिद्धांत स्वयं ही एक जो है जीवंत संविधान का उदाहरण है। तो यहाँ पर वही सब बातें बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो विचार है शुरुआत में कि भाई मूल ढांचे वाला विचार था, ये शुरुआत में इसका जिक्र नहीं था संविधान में, शुरुआत में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन बाद में चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे जो है रख दिया है, कह दिया है, तो ऐसे करके न्यायिक व्याख्याओं से जन्मा है। न्यायिक व्याख्याओं का मतलब क्या है कि बहुत सारे जो ऐसे प्रावधान है, उपबंध हैं जो कि अपनी व्याख्या क्लैरिफाई नहीं कर रहे हैं, व्याख्या उनकी स्पष्ट नहीं है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का दायित्व यहाँ पर बनता है। सुप्रीम कोर्ट उन्हें जो है उनकी जो है यहाँ पर व्याख्या करता है। ठीक है, और यहाँ पर वही बताया गया है कि इस तरह से देखा गया है कि न्यायपालिका और उसकी व्याख्याओं के चलते भी संविधान में संशोधन हुए हैं। क्योंकि आपने ऊपर देखा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्पष्ट नहीं हैं, तो वहाँ पर संविधान में संशोधन के लिए न्यायपालिका को आगे आना पड़ा है। तो वो सब चीज़ें आप देखेंगे तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि 1973 के बाद जो संशोधन हुए, तो कहीं ना कहीं संशोधन क्यों हुए, एक समय की मांग थी या फिर कुछ ऐसे उपबंध थे जो कि वास्तव में क्लैरिफाई नहीं थे, स्पष्ट नहीं थे कि भाई कहना क्या चाह रहे हैं, उनको देखते हुए कुछ संशोधन ऐसे भी हुए जो अपनी पार्टी की सनक में कह सकते हैं हम, या पार्टी की अपनी जो है कह सकते हैं पार्टी का बाहुबल के आधार पर संशोधन किए गए, तो किस तरह से निरस्त भी किए गए, वो सब चीज़ें आपने देख ली। फिर मतलब एक चीज़ स्पष्ट आपके माइंड में हो गई कि हमारे संविधान में कोई बेशक नुकसान पहुंचाना चाहे तो शॉर्ट पीरियड के लिए तो नुकसान पहुंचा सकता है, यानी शॉर्ट पीरियड के लिए तो अपनी तानाशाही चला सकता है। जैसे आपका 1975 की इमरजेंसी है, 1975 में इमरजेंसी लगा तो दी, लेकिन लंबे समय तक उस इमरजेंसी के दम पर शासन नहीं चला पाए। ठीक है, ये बात स्पष्ट हो गई कि आप शॉर्ट पीरियड के लिए तो आप यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ कर सकते हो, लेकिन चूंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने इस तरह का संविधानी निर्माण किया है कि आप एक लंबे पीरियड तक इसमें छेड़छाड़ नहीं कर पाओगे। शॉर्ट पीरियड में तो कर सकते हो लेकिन लंबे समय तक नहीं, क्योंकि वहाँ पे प्रावधान ही ऐसे हैं, अपने आप वो चीज़ें अपने आप खुद को संतुलित कर लेंगी। तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर अगली हेडिंग जो है, ये कि पहली बात तो ये अभी पैराग्राफ पूरा नहीं हुआ है, पैराग्राफ आपका ये यहाँ पर पूरा होता है। तो यहाँ पर अन्य भी ऐसे कई उदाहरण हैं, ठीक है, जिससे स्पष्ट होता है कि भाई न्यायिक व्याख्याओं की अहम भूमिका रही है। जैसे नौकरियों और शैक्षिक संस्था में आरक्षण सीमा तय करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया है कि भाई आज जो आरक्षित सीटें हैं इनकी संख्या कुल संख्या के आधे से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट का ये भी फैसला है कि जो रिजर्व सीटें हैं, रिजर्व करने का जो, यानी कि आपने देखा होगा
कि लगातार कई राज्यों ने क्या किया, अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपने वोटिंग बढ़ाने के लिए, अपने वोटिंग फायदे के लिए या किसी एक जाति विशेष को खुश करने के लिए आरक्षण का प्रावधान रख दिया और एक संबंधित जाति विशेष की संख्या को देखते हुए उसके लगातार जो है कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सीटें देने का प्रावधान रख दिया। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जो रिजर्व वाली सीटें रखी जाएंगी उनकी कुल संख्या जो होगी वो आधे से ज़्यादा नहीं होगी, 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यानी आपकी जो कोई वैकेंसी है उसमें 100% में से केवल 50%, ठीक है, इसका प्रावधान होगा। ये बात यहाँ पे इसने रखी। ठीक है, तो ऐसे ही करके यहाँ पर आप देखेंगे अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण नीति के स्थान अंतर्गत स्थान देते हुए न्यायालय ने यहाँ पर क्रीमी लेयर वाला विचार भी रखा। क्रीमी लेयर का विचार आप जानते होंगे कि भाई मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है, मान लीजिए अदर बैकवर्ड कास्ट कैटेगरी से आ रहा है और वो उसके पास जो अर्हता है, अर्हता का मतलब क्या है, मान लीजिए वो संपन्न है तो वो इस तरह का लाभ उसे नहीं मिलेगा। ओबीसी जाति से आने के बावजूद भी उसे लाभ ऐसा नहीं मिलेगा, यानी कि इस तरह का लाभ नहीं मिल पाएगा क्रीमी लेयर में अगर वो आता है। और क्रीमी लेयर के बारे में अगर आपको ज़्यादा पढ़ना हो तो लक्ष्मीकांत वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया है वहाँ पर, तो वहाँ पे क्रीमी लेयर क्या होती है, नॉन क्रीमी लेयर क्या होती है, वो मैंने वहाँ पे क्लियर कर दी है। ठीक है, तो ये सब वहाँ पर संशोधन हुए हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं संविधान की समीक्षा। देखिए संविधान की समीक्षा के बारे में यहाँ पर एक 90 दशक के अंतिम वर्षों में यहाँ पर संविधान की समीक्षा का विचार भी सामने आया है। और सन 2000 में क्या हुआ है, यहाँ पर भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज हैं, यानी मुख्य न्यायाधीश हैं श्री वेंकट चल्लैया, इनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया। इसने संविधान के कामकाज की यहाँ पे समीक्षा की। यहाँ पर विपक्षी दल, अन्य संगठनों ने इस आयोग का बहिष्कार भी किया। ऑब्वियस सी बात है, देखिए जब कोई आयोग बनता है और जब समीक्षा करने की बात आती है तो पार्टियां विरोध करती हैं। जैसे आपने देखा होगा, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, अब वर्तमान सरकार का नोटबंदी का फैसला हुआ। नोटबंदी का फैसला आप जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने इसकी सराहना भी की, बहुत सारी पार्टियों ने जो है इसका विरोध भी किया। बहुत सारे लोगों को हो सकता है किसी को लाभ हुआ हो, मोस्टली बहुत सारे लोगों ने ये देखा कि नुकसान ज़्यादा हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस ज़्यादा हुए इससे, और हकीकत भी यही है। तो हो सकता है कोई पार्टी कोई डिसीजन ले रही हो वो हमेशा सही ना हो, गलत भी हो। कुछ डिसीजन जो वर्तमान गवर्नमेंट ने लिए वो काफ़ी अच्छे भी हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि भाई जो किसी को अगर हेल्प देनी है, किसी को अगर कोई सरकारी मदद देनी है तो उन्होंने डायरेक्ट अकाउंट का प्रावधान कर दिया कि बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा, डायरेक्ट आपकी अकाउंट में मदद आएगी। तो उससे ये हुआ कि भाई जो धन पहले खर्च हो जाता था, ऊपर से 100 रुपये चलते थे, 100 रुपये बीच में आते आते 90 रुपये बीच में खत्म कर लिए जाते थे, और जो है जहाँ पर एंड में जो किसी व्यक्ति तक केवल 10 रुपये पहुँच पाते थे वो प्रावधान खत्म हो गया। खाते के जरिए क्या है, धनराशि सीधे खाते में पहुँच रही है। तो कुछ प्रावधान अच्छे भी होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं। अब वही है, समय समय पर समीक्षा होना भी जरूरी है। तो ऐसे करके वेंकट चल्लैया यहाँ की अध्यक्षता में यहाँ पर आयोग बना। तो यहाँ पर आयोग को लेकर राजनीतिक विवाद अपनी जगह है, लेकिन गौर करने की बात यह है कि आयोग ने बुनियादी संरचना में विश्वास जताया। ठीक है, और खास करके इन्होंने किसी ऐसे कदम की सिफारिश नहीं की जो बुनियादी संरचना को चोट पहुंचाता हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई बुनियादी संरचना जो है संविधान की वो बनी रहनी चाहिए। यानी जो केशवानंद भारती वाले मामले में कहा गया मूल ढांचे वाला, मूल ढांचा हमेशा बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि मूल ढांचा को ही अगर हम नुकसान पहुंचा देंगे तो ऑब्वियस सी बात है संविधान का जो रोल है वही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपने यहाँ पर देख ली है। अब यहाँ पर वही सब कहानी है, संविधान एक जीवंत दस्तावेज किस तरह से है, किस तरह से चल रहा है, तो वो सब कहानी यहाँ पर वही बताई गई है कि भाई न्यायपालिका ने किस तरह से अपना योगदान निभाया है, न्यायपालिका किस तरह से यहाँ पे सक्रिय रहता है, तो वो कहानी यहाँ पर बताई गई है संविधान का एक जीवन दस्तावेज के रूप में। देखिए अगर हम देखें तो यहाँ पर ऊपर देखिए मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में ये बात जो है डिफाइन की थी कि एक जीवित प्राणी की तरह दस्तावेज समय समय पर पैदा होने वाली परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करता है। यानी हम जीवित प्राणी क्या है, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने को ढाल लेते हैं। यानी ऑब्वियस सी बात है, गर्मियाँ आ जाती हैं तो हम हल्के कपड़े पहनते हैं, सर्दियाँ आ जाती हैं तो हम ऊनी कपड़े, मोटे कपड़े पहनते हैं। ठीक है, क्या ताकि हम अपने आप को सर्दी से बचा सकें। तो जीवंत प्राणी क्या है कि अपने अनुभवों से सीखता है, आपके इर्द गिर्द जो समाज है, अनुभव हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सीखता है। तो वास्तव में यहाँ पर हमारा समाज में है, समाज में ऐसा थोड़ी ना समाज आज से 70 साल पहले जैसा समाज था वह समाज आज भी ऐसा ही रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समाज में परिवर्तन लगातार हो रहे हैं। पहले आप देखेंगे कि पहले जातिवाद का बोलबाला बहुत ज़्यादा था, धीरे धीरे करके ऐसा नहीं है जातिवाद खत्म हो गया, वो जातिवाद है लेकिन अब उतना नहीं है। पहले आप देखेंगे अनटचेबिलिटी वगैरह जो है, जो अस्पृश्यता वगैरह का बोलबाला बहुत ज़्यादा था, लेकिन आज आप देखेंगे अस्पृश्यता, चूंकि आर्टिकल 17 में साफ साफ प्रावधान रख दिया गया है, तो अगर कोई व्यक्ति इस तरह का कृत्य कर रहा है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो लोगों ने कानूनी कार्रवाई के डर से जो है इन सब चीज़ों के बारे में सोचा और ऐसे जो पूर्वाग्रह वगैरह, रूढ़वादिता वगैरह थी उनको त्याग दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन समय के साथ आते रहते हैं।
ठीक है। हो सकता है आने वाले समय में हमारे समाज में अनटचेबिलिटी नाम का जो कह सकते हैं ये भयंकर बीमारी है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, तो ऐसे में इस जो आर्टिकल 17 है इसकी उपयोगिता ही नहीं रह जाए। हो सकता है बाद में आके इसे हटाना भी पड़ जाए, यानी जब हमारा समाज बिल्कुल सही हो जाएगा, समाज में इस तरह का कोई विचार नहीं रहेगा, ऑब्वियसली बात हटा भी दिया जाएगा, ठीक है। तो समय के अकॉर्डिंग जो है, समाज के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ गतिशीलता, व्याख्याएं, खुलेपन ये सब बदलती रहती हैं, परिवर्तन आते रहते हैं, और यही सब बताया गया कि यही लोकतंत्र संविधान का असली मानदंड है। यानी कि समय के अकॉर्डिंग हम परिवर्तन, समय के अकॉर्डिंग परिवर्तनशीलता, गतिशीलता, व्याख्याएं होना, ये जो हमारे असली लोकतंत्र का मानदंड है, यानी वास्तव में यही हमारी एक जीवंत लोकतंत्र की एक निशानी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लोकतंत्र में तमाम चीजें, विचार समय समय विकसित होते रहते हैं, प्रयोग चलते रहते हैं, सब कुछ होता है यहाँ पर, और नए प्रयोगों के आधार पर हम यहाँ पर विकास का रास्ता भी खोलते हैं। यहाँ पर टिकाऊ ही नहीं बल्कि सम्मान का पात्र भी होता है नागरिकों के बीच। ये संविधान ये अपने नागरिकों के बीच सम्मान का पात्र भी होता है, तो संविधान ही यहाँ पर तय करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन सब परिस्थितियों का उल्लेख हो चुका है। अब यहाँ पे बताया गया है कि 1950 के संवैधानिक और वैधानिक मुद्दों के बारे में सबसे ज्यादा गंभीर प्रश्न ये था कि संसद की सर्वोच्चता का था शुरुआत में, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्योंकि संसद क्या है, संसद आपको पता होगा जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है, तो यहाँ पर कार्यपालिका तथा न्यायपालिका पर इसको वरीयता प्राप्त दी गई थी शुरुआत में, ठीक है। तो यहाँ पर यही नहीं, शुरुआत में आपने देखेंगे संसद को क्या है, वरीयता तो दी गई थी कि भाई संसद सबसे ऊपर है, यानी कार्यपालिका न्यायपालिका से ऊपर है। तो यहाँ पर संविधान में तमाम चीजें ऐसी हुई जो कि संसद ने अपनी मनमर्जी से कर दी। बाद में उन चीजों को लगा कि भाई इनसे प्रजातंत्र की हानि आ रही है, यानी प्रजातंत्र यहाँ पे आप देखेंगे कि इसलिए अपेक्षा की जाती है संसद की सर्वोच्चता इस ढांचे के अंतर्गत हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पर यानी संसद की सर्वोच्चता जो शुरुआत में रखी गई थी उससे कुछ खामियां भी निकल के आई। सर्वोच्चता रखी क्यों गई? रखी इसलिए गई थी कि भाई प्रजातंत्र में यहाँ पर ये अर्थ है कि भाई केवल वोट और जनप्रतिनिधियों तक ही सीमित नहीं है। प्रजातंत्र का अर्थ केवल वोट और जनप्रतिनिधियों तक सीमित नहीं है, यानी इसका अर्थ विकासशील संस्थाओं से है, इसके माध्यम से भी कार्य कर सकता है। तो ये सब चीजें यहाँ पर वही सब चीजें बताई गई हैं, दोहराई गई हैं। लेकिन न्यायपालिका का जो योगदान है, वास्तव में यहाँ पर न्यायपालिका का योगदान सबसे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है अगर न्यायपालिका नहीं होती तो वास्तव में हमारे जो गरीब व्यक्ति हैं, पिछड़े हैं, असहाय व्यक्ति हैं, इनके हितों की रक्षा यहाँ पर नहीं हो जाती, क्योंकि इन सब के हितों की रक्षा के लिए यहाँ पर कानून बनाने के लिए इनके संदर्भ में संशोधन करने की शक्ति जो है न्यायपालिका के पास मौजूद है। तो यहाँ पर न्यायपालिका का रोल आप सभी को पता है। दूसरी बात यह है कि न्यायपालिका जो है ये मनमाने ढंग से जो अपना सत्ता का दुरुपयोग करना चाह रहे हैं तो सत्ता का दुरुपयोग नहीं होने देती है ये। यानी न्यायपालिका का होने की वजह से ये क्या होता है कि जो लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं तो उन पर भी अंकुश लगता है। यहाँ पर न्यायपालिका ने ही, यहाँ पर आप देखेंगे जो केशवानंद वाला मामला है, इसमें संविधान की भाषा पर नहीं बल्कि उसकी आत्मा के आधार पर निर्णय दिया। यानी आप समझने वाली बात है, यहाँ पर संविधान की भाषा के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि उसकी आत्मा के आधार पर। आत्मा के संदर्भ में आप ये बात तो जानते ही हैं कि भाई जैसे आपने भगवत गीता अगर आपने पढ़ी है, गीता में लिखा भी है कि आत्मा अजर और अमर है, ना तो उसे कोई काट सकता है, ना ही यानी कहा जा गया है ना ही आग उसे जला सकती है, ना ही पानी उसे गला सकता है, ना हवा उसे बहा ले जा सकती है, यानी आत्मा अजर और अमर है। उसी तरह से जो हमारा संविधान है, संविधान का जो मूल ढांचा है वो भी एक आत्मा की भांति है, यानी अजर अमर है, उसे आप हटा नहीं सकते, मिटा नहीं सकते। यानी मौलिक अधिकार थे, हैं और रहेंगे। ऐसा नहीं है कोई सरकार आ जाए मौलिक अधिकार ही हटा दे, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यानी अगर वहां पर अनुच्छेद 21 है कि भाई अपनी जीवन और रक्षा का अधिकार है तो वास्तव में वो रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई सरकार आ जाए खत्म ही कर दे, बिल्कुल नहीं, खत्म नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि संविधान में स्टार्टिंग जब संविधान बना था तो तब शायद संविधान निर्माताओं के माइंड में ये चीज नहीं थी कि संविधान में उन्होंने मूल ढांचे का जिक्र नहीं किया, लेकिन न्यायपालिका ने स्वयं जो अपनी व्याख्या करते हुए यहाँ पर मूल संरचना न्यायपालिका द्वारा स्वयं विकसित की गई एक अवधारणा है। आप देखेंगे न्यायपालिका ने इस बात को यहाँ पर संजीदगी से लिया और इसमें जो है इस चीज ऐड भी की। यहाँ पर न्यायपालिका ने जो डिसीजन लिया तो यहाँ पर डिसीजन जो था शब्द और भावना के बीच अंतर इसी से पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है? ये बताया गया है कि भाई न्यायालय का ये मानना है कि किसी दस्तावेज को पढ़ते समय हमें उसके निहितार्थ पर ध्यान देना चाहिए कि भाई ये इसका निहित क्या है, क्या कहना चाह रहा है, निहितार्थ क्या है। देखिए हमारे संविधान का निहितार्थ क्या है कि भाई एक लोकतंत्र स्थापित हो, हमारे यहाँ जो देश में जो भी यहाँ पर मौजूद लोग हैं उन सभी की आकांक्षाओं की पूर्ति हो, इस हिसाब से संविधान बनाया गया है। यानी हमारे यहाँ किसी एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अधिकार ना मिल जाए, ऐसा भी ना हो कि एक व्यक्ति अपनी मनमर्जी से अधिकारों का उपयोग करे, दूसरा व्यक्ति कर ही ना पाए, ऐसा बिल्कुल भी ना हो। यानी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रहे,
हमारे संविधान का निहितार्थ एंड में यही निकल के आता है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रहे जहाँ पे सभी को समान अधिकार मिले, ठीक है। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें बताइए कानून की भाषा में। ऐसा दस्तावेज के पीछे काम करने के पीछे सामाजिक परिस्थितियाँ अपेक्षाएं अधिक महत्वपूर्ण रहती हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे राजनीतिक परिपक्वता, ठीक है। राजनीतिक परिपक्वता तब विकसित हुई जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। जैसे आप देखेंगे वही सब चीज़ें दोहराई गई हैं जो आपकी इमरजेंसी पीरियड रहा है 1967 से लेकर 73 के दौरान पैदा हुए कट और विरोधाभासों से संसद और कार्यपालिका ने एक संतुलन, ठीक है, और दीर्घकालीन समाधान की आवश्यकता को महसूस किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन यहाँ पर दिया कि भाई इस बात पर पुनर्विचार कीजिए, आप सर्वोपरि नहीं हो सकते, संसद सर्वोपरि नहीं हो सकती है, कार्यपालिका अपने मनमर्जी से जो है देश का प्रशासन नहीं चला सकती है। संसद ने फिर से इस पर बात की और संसद ने यहाँ पर केशवानंद भारती वाला डिसीजन भी सुनाया, मूल ढांचे वाला। इन डिसीजन को पलटते हुए सरकारों ने 42वां संविधान संशोधन कर दिया। फिर भी यहाँ पर जो संविधान संशोधन जो किया गया उसमें उद्देश्य यही था कि भाई संसद सर्वोच्च है। लेकिन पुनः यहाँ पर एक मामला पहुंच गया मिनर्वा मिल वाला 1980 में। इसमें भी न्यायालय ने अपनी जो पहली वाली व्याख्या उसी व्याख्या को दोहराया। उसने कहा नहीं, मूल ढांचा परिवर्तनीय है, उसे परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मूल ढांचा डिसाइड करने का जो है अंतिम अधिकार सुप्रीम कोर्ट को ही है। तो ऐसे देखेंगे, यानी कि हम देख सकते हैं ऐसे करके सुप्रीम कोर्ट ने बार बार जो है रियलाइज करवाया है, बार बार ये एहसास दिलाया है, बार बार जो इस बात को लेकर संकेत दिया है कि वास्तव में राजनीतिक पार्टियां हों उन्हें अपने मर्यादा में रहना है। उन्हें ऐसा नहीं करना है कि भाई बिल्कुल ये सब चीज़ों की जो मर्यादा ही लांघ दें और अपनी मनमर्जी से देश चलाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें हैं, राजनीतिक दल वगैरह वगैरह इन सब के बारे में, ठीक है, ये संवेदनशील बनाने पर फोकस किया गया है। तो वही सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं ये आपका चैप्टर यहाँ पे कवर हो गया। अब यहाँ पर केवल एक चैप्टर और बचा है, चैप्टर नंबर 10 और बचा है। देखिए मेन चीज़ ये है कि पॉलिटी में जो आपने ये सब कॉन्सेप्ट पढ़े हैं यहाँ पर आपकी व्याख्या है। और व्याख्या का मतलब क्या आता है कि आपको यहाँ पर अवधारणा पता चलेगी कि क्यों ये रखे गए, क्या रखने का प्रयोजन है, वो सब आपको पता चल गया। इसके अलावा स्टैंडर्ड बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड बुक बिना पढ़े, स्टैंडर्ड बुक पढ़े आप जो यूपीएससी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे, वहाँ पर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। देखिए आप लोग लगातार वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ आप लोग जो है वीडियो वगैरह अब नहीं देख रहे हैं इतना ज़्यादा, तो आप लोग वीडियो लगातार देखते रहिए। ऐसा नहीं है कि फेस्टिवल का सीजन है, नवंबर का महीना चल रहा है तो फेस्टिवल का सीजन है तो पढ़ाई नहीं करनी है। देखिए पढ़ाई आपको करनी है और एग्जाम भी है आगे, तो आपको पढ़ाई अपनी ब्रेक नहीं करनी है। फेस्टिवल ऐसा नहीं है, फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं, फेस्टिवल सेलिब्रेट कीजिए, एक या 2 दिन का ब्रेक लीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म का ब्रेक मत लीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।